आ गया है ना। सर इसको। एक चक्कर में 350 भी मेरा लग गया जुट का, सर है ना। इसका बेटा वो तो का काम नहीं शादी कर हुआ है ना, तब से जियो का नेटवर्क गड़बड़ा गया। तो क्या बेटा के शादी से जियो का नेटवर्क का क्या कनेक्शन, ये समझ में उसी नहीं आ दिन रहा से हमरा। और सर पैसा गड़बड़ है। बढ़ाया और फिर 5G तो नेटवर्क। चलता नहीं है, अब 5G अच्छा से काम नहीं करता है। का बेटी का शादी कर दिए, अब मुक्त हो गए। अब थी नेटवर्क रहे ना रहे दोनों बराबर है। चलिए आइए आते हैं। देखिएगा, अशोक पे चर्चा कर रहे थे, अशोक की बात कर रहे थे। अशोक जो है कि आपको पिता के मृत्यु के 4 साल बाद जो है कि आपको राजगद्दी पर बैठता है। 4 साल तक ये अवंती का क्या रहता है, अवंती का राज्यपाल जो है कि आपको रहता है, राज्यपाल उज्जैन का रहता है। राज्यपाल जो है कि आपको रहता है। मास्की और गुजरा, मास्की और गुजरा अभिलेख से अशोक का नाम जो है कि आपको क्या मिलता है, अशोक का नाम अशोक अशोक जो है अशोक कि आपको मिलता है। मिलता है। क्या मिलता है, अशोक का नाम अशोक मिलता है। जबकि पुराणों के हिसाब से, पुराणों के दुगो हिसाब और से, 4 अभिलेख अच्छा, रहता है। मास्की है, गुजरा है, नेटूर है, आउडन गोल है, ये 4 गो है, ठीक ना, 4 गो एक गोला है ना। और किसी पुराणों के हिसाब से मास्की म, पुरा मस्की गुजरा मास्की, नेटू गुजरा, उदय गोलन। नेटूर और उडन गोल, उडन गोलन, है ना, उदय हिसाब से, गोलन। है ना, हिसाब से इसका नाम मिलता है अशोक वर्धन। क्या मिलता है, अशोक वर्धन। वर्धन, अशोक वर्धन इसका नाम मिलता है। किसके हिसाब से, पुराणों के हिसाब से जो है कि आपको मिलता है ना, पुराणों के हिसाब से मिलता है। और यहाँ पे मास्की गुजरा लिखा है ना, मास्की गुजरा के बगल में लिख लीजिएगा नेटूर, ने और उद्गोमल गोलम, लगाएं सर। उद्गोलन, ये चाह 2 गो और लिख लीजिएगा। जहाँ मास्की और गुजरा लिखा है ना, उसके बगल में लगा लीजिएगा 2 गो, नेतूर और कौन सा, उदय उद्गोलन। गोलन। हाँ ठीक है, हो गया। इसका नाम क्या मिलता है, मास्की, गुजरा, नेतुर और उदय गोलन से जो है कि अशोक इसका नाम मिलता है। अशोक जो है कि आपको मिलता है ना, अशोक जो है कि आपको मिलता है ना। इसके बारे में कहा जाता है, अशोक के बारे में कहा जाता है कि सिंहल अनुश्रुतियों के अनुसार, ये बौद्ध ग्रंथ का सिंहल अनुश्रुति है, इसके अनुसार कहा जाता है कि अशोक ने अपने कितनी भाई की हत्या कर गद्दी को प्राप्त किया था। ये 4 साल जो आपको गद्दी पर नहीं बैठा है ना, इस बीच में ये लगभग अपने भाई 99 भाई का हत्या किया है। कितना, 99 भाई का जो है कि आपको हत्या कर तब जो है कि आपको गद्दी पर बैठता है। ये किससे मिलता है, तो सिंहल अनुश्रुतियों से मिलता है, जो किस ग्रंथ का है, किस धर्म का होगा, ये बौद्ध धर्म का होगा। किसका होगा, बौद्ध ग्रंथ का होगा। लिख दे क्या ये बात, उसका लिख ही 99 देते हैं। भाई था सर। हाँ, 99 भाई की हत्या कर, चचेरा मवेरा जो भी होगा, सब जो है कि भाई की हत्या कर ये गद्दी पर बैठता है। ये जो है कि आपको लिखा गया, लिख ही दीजिए इसको भी, कहीं पूछ ले कौन सा जो है कि आपको मिलता है, लिख देते हैं साइड में। इसका नाम है सिंहल, सिंहल है कि सिंहल अनुश्रुति, सिंहल अनुश्रुति, अनुश्रुतियां, अनुश्रुतियां के हिसाब से कितना बोलता है, 99 भाई की हत्या कर गद्दी पर बैठा, राजा बना। लिख दीजिएगा, हो गया, लिख दीजिएगा। हालांकि अन्य स्रोतों में इसकी पुष्टि नहीं की है। इक्के को जो है कि बौद्ध बौद्ध जो है कि आपको धर्म के, हाँ, ये सिंहल अनुश्रुति किसका है, तो ये लिख दीजिएगा बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का है। किसका है, बौद्ध धर्म का जो है कि आपको, है ना, बौद्ध धर्म का। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, मिटा दे इसको, हो गया इसका काम तमाम। हो गया। चलिए आगे चलते हैं, गांव आगे जवार बात के कर जोड़ लेते हैं। पर देखिए, 99 भाई का लाया होगा सर। पता नहीं कहाँ से लाया है ना, जाके देखना पड़ेगा फिर। अब उस समय में डीसी की सर कहानी तो शादी थोड़ी ना होता था, उसी तरह देखिएगा, होगा। क्या बोलता है कि 261 ईसा पूर्व में लगभग 8 वर्षों तक अशोक ने कलिंग पर अधिकार कर अपनी राजधानी जो है कि किसको बनाया था, अपनी राजधानी को, अपनी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। उसकी राजधानी जो कलिंग की राजधानी थी तोसली, इस पे अधिकार कर लिया था। जिसके बाद उसने धर्म मार्ग जो है कि आपको क्या लिया, धर्म मार्ग जो है कि अपना लिया। यही कलिंग युद्ध जो था, यही कलिंग युद्ध जो है कि उसके जीवन में क्या लेकर चलाया, परिवर्तन जो है कि आपको लेकर चलाया। जिसके बाद वह धर्म मार्ग को क्या करता है, अपना
लेता है उपगुप्त। एक जो है कि नाम आएगा उपगुप्त। उपगुप्त से जो है कि आपको किसका जो है कि शिक्षा लेगा? बौद्ध भिक्षु था जिसने अशोक ने किस धर्म की शिक्षा लिया था? उपगुप्त से। बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है कि अशोक ने किससे लिया था? तो उपगुप्त से जो है कि आपको लिया था। अशोक द्वारा अपनाया गया है ना धम्म की नीति की जानकारी जो है कि कितने नंबर के शिलालेख से मिलती है? कितने नंबर के शिलालेख से? 13वें नंबर के शिलालेख से जो है कि आपको मिलती है। कितने नंबर के? 13वें नंबर के शिलालेख से जो है कि आपको मिलती है। और प्लिनी के अनुसार, किसके अनुसार? इतिहासकार है प्लिनी। प्लिनी के अनुसार मिस्र का राजा था जिसका नाम क्या था? मिस्र का राजा का फिलाडेल्फस। क्या था? फिलाडेल्फस। हाँ, फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने जो है कि आपको अशोक के राज दरबार में किसको जो है कि एक राजदूत बनाकर भेजा था? डायनोसियस को भेजा था। तो पूछेगा कि डायनोसियस किसके दरबार में आया था? किसके दरबार में? अशोक अशोक के दरबार में आया था। ये किसका राजदूत था? ये डायनोसियस। हाँ, ये जो है कि टॉलमी द्वितीय या फिलाडेल्फस का राजदूत जो है कि आपको था डायनोसियस जो है कि ठीक ना, डायनोसियस था। अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए किसके पहाड़ी में? बराबर की पहाड़ी। कहाँ पे पड़ेगा? बराबर की पहाड़ी आपको पड़ेगा जहानाबाद और गया के क्षेत्र में। जहानाबाद और गया में, गया के क्षेत्रों में बराबर की पहाड़ी को काट कर, हाँ बिल्कुल है ना, बराबर की पहाड़ी है बिल्कुल। अभी भी वर्तमान में जहानाबाद में देखने को मिलेगा। ये वर्तमान में जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में होगा, ठीक ना, जहानाबाद में। बराबर की पहाड़ी को कटवाकर यहाँ पर 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। कितने गुफाओं का निर्माण करवाया जी? 4 गुफाओं का निर्माण जो है कि आपको करवाता है। उस 4 गुफा का नाम पूछता है। एक का नाम था कर्ण, दूसरा का नाम था चौपार, तीसरा का नाम था सुदामा, चौथा का नाम था विश्व झोपड़ी। क्या क्या नाम था चारों का? कर्ण, चौपार, सुदामा, विश्व की झोपड़ी। हाँ, कर्ण था, चौपार था, सुदामा था और विश्व झोपड़ी था। ये जो है किस पहाड़ी को कटवा कर करवाया इसका निर्माण? बराबर की पहाड़ी बराबर की पहाड़ी को कटवा के करवाया। किस धर्म के लिए? किस धर्म के लिए? बौद्ध के लिए। आजीवक को दिया था ना। बौद्ध धर्म के लिए किया है। आजीवक जो है कि बौद्धों से संबंधित रखने वाले थे, आजीविकों के लिए दान कर दिया। ये 4 जो है कि गुफा का निर्माण जो है कि आपको करवाया है। अशोक की माता की नाम की बात करेंगे। माता का नाम क्या है? अशोक का माता का नाम सुभद्रांगी जो है कि इसका माता का नाम जो है कि आपको होगा। और अशोक ने धर्म प्रचार के लिए अपने पुत्र किसको और अपनी पुत्री किसको? महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। चलिएगा, पुत्र की बात करेंगे, पुत्र जो है कि आपको महेंद्र, और पुत्री की बात करेंगे पुत्री संघमित्रा को। कहाँ भेजा था धर्म प्रचार के लिए? बौद्ध धर्म के लिए श्रीलंका जो है कि आपको भेजा था। और भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? शिलालेखों का प्रचलन अशोक ने सबसे पहले शिलालेखों का प्रचलन जो है कि अशोक ने किया था। और अशोक के शिलालेख की खोज जो है कि आपको 1750 में किसने किया था? नाम बहुत बार पूछा है। पेंटलर के द्वारा जो है कि आपको किया गया। टी पेंटलर के द्वारा इसकी खोज जो है कि आपको 1750 में किया गया। इसकी संख्या कितनी बताई गई? शिलालेखों की संख्या 14 गो शिलालेखों की संख्या की बात करेंगे। 14 गो जो है कि आपको बताया गया। क्या बोले बताइए? क्या बोले सर? ये ठीक से नहीं पढ़ पा रहे। पेंथलर क्या है? टी पेंथलर क्या है? टी पेंथलर है ना। पनेंद्र पेंथलर को ही टी पेंथलर जो है कि आपको कहा गया है ना, टी पेंथलर कहा गया। थोड़ा ठीक सा है, जाना है। तक्षशिला विद्रोहियों को कुचलने के लिए भेजा था। मतलब पहले सुसीम को और बाद में अशोक को। तो सुसीम मतलब अशोक का बड़ा भाई था पहला। हाँ, बड़ा भाई था इसलिए उसको भेजा था। उसके बाद तब जो है कि अशोक को जो है कि आपको भेजा। तभी ना देख रहे हैं कि 4 वर्षों तक के अपने कितने भाई को हत्या करता है? 99 भाई की हत्या करता है, राजगद्दी प्राप्त करता है। मतलब उसमें सुसीमों को मारा होगा, यही जो है कि आपको मारा होगा। ठीक ना, मारा होगा। चलिए आगे चलते हैं। अशोक ने अपने अभिलेख पढ़ने में सबसे पहला सफलता, अशोक के अपने अभिलेख पढ़ने में सबसे पहला सफलता किसको मिला है? हाथ जेम्स प्रिंसेप को हाथ लगाया। कब जो है कि आपको पढ़ा है? 1837 में जो है कि आपको पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? 1837 में। खोजा कौन है? खोज की बात करेंगे। खोजा किसके द्वारा? टी पेंथलर के द्वारा जो है कि आपको खोजा गया। लेकिन पढ़ा किसके द्वारा गया? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। कब पढ़ा गया? 1837 में जो है क्या
आपको पढ़ा गया। गुहा लेख की बात करते हैं, सुनिएगा। गुहा लेख परावर की पहाड़ी में आजीविकों के लिए अशोक के द्वारा निवास स्थान है। उसके बाद उसके पुत्र, अशोक का पुत्र था, पुत्र का मतलब होता है उसका बेटा का बेटा। बेटा का बेटा कौन था? दशरथ। दशरथ। हाँ, तो इसका दशरथ। बेटा का बेटा पोता था, जो पुत्र था वो दशरथ था। दशरथ के द्वारा जो है कि नागार्जुन की पहाड़ी में, है ना, गुफाओं का निर्माण जो है कि आपको करवाया गया। स्तूप की बात करेंगे, स्तूप इसका सांची का स्तूप, भरूच का स्तूप जो है कि टोटल कितने स्तूप निर्माण गया इसके समय? 8400 सॉरी सर, हजार है। 8400 स्तूपों का जो है हजार है सर। स्तूपों का निर्माण करवाया गया। सॉरी, 8400 नहीं, 1000 है। 84,000 हजार है कितना है? सर, हम भी घबरा गए। 80,000 84,000 जो है कि स्तूप। बहुत स्तूप है सर। बोलिए नागार्जुन गुफा को क्या कौन बोल रहे हैं दिया आप लोग? था? आज कुणाल दिया था, नागार्जुन दशरथ गुफा जो दिया। है कि निर्माण करवाया था, अशोक का पुत्र था, पुत्र का नाम था दशरथ, यही निर्माण करवाया था। किसके लिए? आजीविकों के लिए निर्माण करवाया था। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं, नागार्जुन पहाड़ी था या गुफा था? गोपी गुफा हाँ, था। नागार्जुन पहाड़ी में जो है कि आपको गुफा का निर्माण करवाया, इसी पहाड़ी में गोपी गुफा का गुफा निर्माण का करवाया। था, निर्माण करवाया था। हाँ, इसी में जो है कि आपको है ना गोपी गुफा का नाम आएगा। किसका आएगा? नागार्जुन पहाड़ी में गोपी सबको गुफा। कुणाल नहीं दिया गोपी, था, दशरथ दिया था सर। हाँ, गुफा ठीक। दशरथ, दशरथ के द्वारा। पुत्र इसका कौन था? दशरथ, इसी के द्वारा। ठीक ना, गोपी गुफा। बिहार स्पेशल में पढ़ना है गोपी गुफा के बारे में जो है कि अंदर, बहुत अंदर तक जाकर। ठीक है, यस यहाँ तक जो है कि आपको इतना ही जो है कि पूछेगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि राजप्रसाद क्या होता था? राजप्रसाद पाटलिपुत्र से प्राप्त हुई है। अशोक का राजप्रसाद कहाँ से प्राप्त हुआ है? पाटलिपुत्र से प्राप्त हुआ है। इसमें 80 स्तंभों वाला एक जो है कि आपको क्या है, पत्थर एवं लकड़ी के जो है कि पिलर जो है कि आपको बनाए गए हैं, है ना। इसी को क्या बोला गया? राजप्रसाद जो है कि आपको बोला गया है। और फर्श एवं छत की, छत क्या किसकी होती थी? यहाँ लकड़ी की जो है कि आपको होती थी। फर्श एवं छत्र जो है कि आपको होता था, लकड़ी का होता था। राजप्रसाद कहाँ से प्राप्त हुआ है अशोक का राजप्रसाद? पाटलिपुत्रा से जो है कि आपको प्राप्त जो है कि आपको हुआ है। ठीक है, पाटलिपुत्रा पटना से प्राप्त। राजप्रसाद है वो घोड़े टाइप का, समझ, 80 खंभों वाला एक पत्थर की, एक लकड़ी की महल जो है कि आपको थी, है ना, महल थे। इसमें जो है कि पिलर पत्थर का, और जो है कि आपको फर्श जो है कि आपको छत किसका? फर्श एवं छत जो है कि आपको लकड़ी का जो है कि आपको होता था राजप्रसाद। सुनिएगा क्या होता है। इसकी मृत्यु हो जाती है 232 में। कब हो जाती है? 232 बीसी में जो है कि इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु 232 में? अशोक। अशोक का। अशोक की मृत्यु हो जाएगी। ठीक ना, अशोक का मृत्यु 232 बीसी में हो जाएगा। उसके बाद इसके जो है कि उत्तराधिकारी के लिए इसके 10 गो बेटा में शासन का जो है कि दौर चलता है। और 10 से शासन का दौर है कि आपको दौर चलता है। इसमें कुणाल आता है। कुणाल जो है कि उसके बाद जो है कि बुद्ध पालित आता है। उसके बाद जो है कि इंद्र पालित आता है। उसके बाद दोसान आता है, दशरथ आता है। ये सब जो है कि आपको कार्यक्रम जो है कि आपको चलते रहता है। और ये जो है कि आपको अंतिम शासक की बात करेंगे, अंतिम कौन रहता है? तो अंतिम बनेगा कौन? बृहदत्त जो है कि आपको अंतिम जो है कि आपको बनेगा, है ना। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन बन जाएगा? अंतिम शासक जो है कि आपको बृहदत्त बनेगा। और ये इसी के हिसाब से पूरा मौर्य वंश कितने सालों तक चलेगा? तो 137 सालों तक जो है कि पूरा मौर्य वंश जो है कि आपको चलता है। यहाँ लिख ले होगा। बृहदत्त की बात कर रहा है यहाँ पर। बृहदत्त की बात करेंगे। 185 बीसी में मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन बनता है? अंतिम शासक जो है कि आपको बृहदत्त बनता है। और बृहदत्त की इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है कि आपको किया जाती है। और यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग जो है कि इसकी स्थापना, इसका मृत्यु करेगा। और यहाँ पर जो है कि मौर्य के बाद किस वंश का नींव रखेगा? यहाँ पर जो है कि आपको शुंग वंश का नींव जो है कि आपको पड़ेगा। किसका पड़ेगा? शुंग वंश का जो है कि आपको नींव जो है कि आपको पड़ेगा। आते हैं, अब क्या दिया है? मौर्य प्रशासन को। क्या है मौर्य के बारे में तो देख लिया। अब इसका प्रशासन कैसे कैसे चलाया जा रहा था इसके बारे में जरा देख लीजिएगा। मौर्य प्रशासन, प्रशासन की बात करेंगे। सबसे जो है कि हेड कौन होता था? राजा होता था। जो राजगद्दी पर बैठता था वो राजा सबसे हेड होता था। ये प्रशासनिक कार्यों का भी हेड होता था, सैनिकों का भी हेड होता था। और न्यायिक प्रमुख भी कौन होता था? न्याय तंत्र भी जो है कि देखने का काम किसका होता था? उस समय राजा का होता था। दिक्कत, आगे चलते हैं। मौर्य प्रशासन का जो है कि केंद्रीय प्रशासन के रूप में जो है कि आपको जाना जाता था। मौर्य प्रशासन जो था वो केंद्रीय प्रशासन के रूप में भी जो है कि आपको जाना जाता था। हाँ बोलिए, क्या बोल रहा है? ये सेनापति किसका था? पुष्यमित्र शुंग यहाँ लिखे हैं जो
इब्रदत्त की। अच्छा, ये जो है कि आपको पुष्यमित्र शुंग जो है कि आपको जो सेनापति रहता है किसका, मौर्य वंश का जो है कि आपको सेनापति रहता है ना, वही जो है कि अपने ही राजा की हत्या कर यहाँ पर किसका वंश का स्थापना कर देगा, शुंग वंश की स्थापना कर देगा। ठीक ना। जब देखेगा कि राजा कमजोर हो गया, सेनापति। हाँ क्या, बृहदत्त का वो सेनापति रहता है हाँ सर, बृहदत्त का पुष्यमित्र। रहता है, मतलब देखेगा कि राजा कमजोर पड़ गया तो जो है कि उसी का हत्या हाँ। करता है और वहां पर जो है कि सेनापति अपना शासन को स्थापित कर देता है। जैसे अभी देखे नहीं है कैसे क्या हुआ है बांग्लादेश में, राजा कमजोर पड़ गया, प्रधानमंत्री कमजोर पड़ गया, तो जो है कि उसको निकाला, जो है कि आपको सैनिकों का शासन जो है कि आपको ले आया। उसके बाद अफगानिस्तान में भी ऐसे ही देखे होंगे सैनिकों का शासन आ गया था, वैसे ही देखे होंगे श्रीलंका में भी सैनिकों का शासन आ गया, है ना। ये आगे सर चलते हैं। गलत हो गया था। सर बांग्लादेश का वीडियो देख करके ना तो हमको तो रोना आ गया, हमको तो खाना पीना हाँ खाने का मन नहीं करने लगा, ऐसा ऐसा वीडियो तो सब क्या ही आया। कीजिएगा, अब जो है कि जैसा जैसा जो करेगा वैसा तो भुक्तभोगी तो होबे करेगा, रोना तो है मत ना? पूछिए, ऐसे आदमी सबको दया है नहीं ना? आता है, इंसान के नाम पर जो है नहीं सब हैवान है। जब धर्म जब माथा पे चढ़ता है तो कुछ दया दया मर्सी सब कुछ खत्म हो जाता है। धर्म माथा पर चढ़ जाएगा उसका कुछ नहीं होगा, है ना। आगे चलते हैं, उस पर चर्चा नहीं करना, यहाँ पे आते हैं मौर्य प्रशासन की बात करते हैं। अमर्त्य की बात करेंगे। अमर्त्य जो है कि आपको किसका अधिकारी था, ये प्रशासनिक कार्यों का अधिकारी जो होता था उसे जो है कि आपको अमर्त्य जो है कि आपको कहलाता था। क्या कहलाता था, अमर्त्य जो है कि आपको कहलाता था। और शीर्ष अधिकारी को जो है कि आपको क्या कहा जाता था, शीर्ष अधिकारियों को जो है कि आपको तीर्थ के नाम से जो है कि आपको जाना जाता था। किसके नाम से, तीर्थ के नाम से जो है कि आपको जाना जाता था। मौर्य काल में साम्राज्यों का विस्तार की बात करेंगे। सबसे पहले था देश। देश को ही क्या कहा जाता था, देश को कहा जाता था केंद्र। क्या कहा जाता था, केंद्र कहा जाता था। केंद्र के नीचे जो था वो था प्रांत था। क्या था, केंद्र के नीचे राज्य या प्रांत था। अब प्रांत के नीचे जिला को कहा जाता था विषय। जिला को क्या कहा जाता था, विषय कहा जाता था। और जिला के नीचे गांव होता था, गांव को क्या कहा जाता था, ग्राम कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ग्राम जो है कि आपको कहा जाता था। कोई दिक्कत, चलिएगा आगे चलते हैं। केंद्र क्या बोले अगले सर? प्रश्न पे आते हैं। केंद्र मतलब कि देश जो राजा के अधिकार में था, पूरा का पूरा साम्राज्य या केंद्र था। उसी के नीचे प्रांत था, यही प्रांत जो है कि आपको राज्य हुआ। और राज्य के नीचे जो है कि जिला हुआ, और जिला के नीचे जो है कि आपको गांव या ग्राम हुआ। ठीक है, गांव या ग्राम हो गया। आगे चलते हैं। ये आदेश देगा तभी ना उन लोग फिर पूरा करेगा हाँ, तो सब। केंद्र से सब कुछ जो है कि आपको केंद्रीकृत प्रशासन से ही चलता था। केंद्रीय प्रशासन के रूप में ही जो है कि आपको जाना जाता है। ऊपर नहीं दिखा है, आगे चलते हैं। समाहर्ता की बात करेंगे। समाहर्ता, ये समाहर्ता किसका प्रधान होता था, समाहर्ता राजस्व का। राजस्व प्रधान। हाँ, ये राजस्व जो है कि आपको टैक्स वसूलने का प्रधान जो होता था, राजस्व का प्रधान होता था, उसे क्या कहते थे, समाहर्ता जो है कि आपको कहते थे। ये राजस्व विभाग का क्या होता था, प्रधान होता था। उसके बाद जो है कि संनिधाता की बात करेंगे। संनिधाता किसका प्रधान होता था, राजकीय कोषाध्यक्ष का। हाँ, राजकीय कोषाध्यक्ष, मतलब कोषाध्यक्ष राज्य का जो भी जो है कि खर्चा लेखा जोखा होगा, कोषाध्यक्ष में क्या पैसा आया क्या गया, इसके बारे में जो है कि आपको कौन रखता था जानकारी। इसके बारे में जानकारी रखने वाले को संधाता जो है कि आपको कहा जाता था, है ना। संधाता जो है कि आपको कहा जाता था। एक था सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष किसको कहा जाता था, राजकीय कृषि विभाग के अध्यक्ष को। हाँ, ये जो है कि राज्य के कृषि विभाग जो होते थे, उस कृषि विभाग के अध्यक्ष जो होता था, उसी अध्यक्ष को किसके नाम से जाना जाता था, सीता अध्यक्ष के नाम से जो है कि आपको जाना जाता था। किसके नाम से, सीता अध्यक्ष के नाम से जो है कि आपको जाना जाता था। एक था पांड्याध्यक्ष। पांड्याध्यक्ष क्या था, पांड्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष थे। हाँ, ये वाणिज्य विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसे पांड्या अध्यक्ष के रूप में भी जो है कि आपको जानते हैं। डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेगा कि वाणिज्य विभाग का जो प्रधान होता था, अध्यक्ष होता था, उसे क्या कहते थे मौर्य प्रशासन में, तो पांड्या अध्यक्ष कहते थे। हाँ, राजकीय भूमि या राजकीय कृषि का विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसको क्या कहते थे, उसको सीता अध्यक्ष जो है कि आपको कहते हैं। ठीक ना। और महालेखाकार को क्या कहा जाता था, महालेखाकार को मौर्य प्रशासन में अक्षपटला अक्ष जो है कि अक्ष जो है कि पटलाध्यक्ष जो है कि आपको कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अक्ष पटलाध्यक्ष जो है कि महालेखाकार को जो है कि आपको कहा जाता था, जो राजा को जो है कि आपको देते थे
नियम कानून के बारे में जो है कि आपको बताते थे, लेखाकार कैसे कैसे काम किया जाएगा नहीं किया जाएगा इसके बारे में जो है कि आपको बताते थे। सैन्य सेना की बात करेंगे, सैन्य विभाग का जो है कि आपको कौन होता था, सेनापति जो है कि आपको हेड होता था, और ये 4 प्रकार की जो है कि आपको सेना होती थी। यहाँ पर सेना की बात करेंगे, कितने प्रकार की सेना जो है कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर 4 प्रकार की सेना आपको दिख रहा है। 4 प्रकार में कौन कौन सा सेना है, एक पैदल, कौन सा सेना है, एक पैदल का सेना है, एक हाथी वाला सेना था, एक घोड़सवार था और एक रथ वाला था। 4 प्रकार का सेना था। कौन कौन? पैदल सेना, हाथी, घुड़सवार और रथ। हाँ, एक था जो है कि आपको पैदल चलता था वो पैदल सेना, एक हाथियों के माध्यम से चलता था वो हाथी सेना, हाथियों को रख रखाव जो है कि आपको करता था, और तीसरा था घुड़सवार सेना जो आगे आगे लीड करता था घुड़सवार सेना, और एक जो है कि आपको रथ का सेना जो है कि आपको होता था। कितना? 4 टाइप का जो है कि आपको यहाँ पर सेना देखने को मिलेगा। न्याय की बात करेंगे, यहाँ पर कैसा न्याय था जरा देखिएगा। न्याय की बात करेंगे, यहाँ पर जो है कि आपको धर्म अस्थाई जो है कि आपको न्याय होता है, मतलब दीवानी अदालत जो है कि आपको होता था, और यहाँ पर जो है कि आपको धर्म अस्थाई न्याय मतलब कि दीवानी हो गया, और जो है कि कंटक जो है कि शोधक न्यायालय मतलब कौन सा? फौजदारी हो गया। कौन सा मामला हो गया? फौजदारी। तो फौजदारी एक होता है दीवानी केस होता है, एक होता है फौजदारी केस होता है। फौजदारी केस जो होता है वो जो है कि खून मर्डर इत्यादि जो है कि जो भी कांड कीजिएगा उसके लिए फौजदारी मुकदमा होगा। और जमीन जायदाद वाला जो क्या केस होता है ना, वो कौन सा केस होता है? दीवानी केस होता है। कौन सा होता है? दीवानी जो है कि आपको होता है। तो यहाँ पर 2 टाइप का जो है कि चल रहा था। धर्म अस्थाई न्याय किसके लिए था? दीवानी के लिए था, है ना। और कंटक शोधक की बात करेंगे, ये किसके लिए था? फौजदारी जो है कि आपको रहता है ना। गुप्तचर विभाग भी यहाँ 2 टाइप से काम कर रहा था, एक था संस्था और दूसरा था कौन? संचार। संचार जो है कि आपको रहता है। संस्था की बात करेंगे, संस्था एक स्थान पर जो है कि रहकर सूचना जो है कि आपको देता था। और संचार की बात करेंगे, संचार क्या होता था? संचार जो है कि घूम घूम कर जो है कि सूचना को इकट्ठा करता था, है ना। अभी भी देखिएगा तो जो है कि गुप्तचर जो है कि अभी भी आपको अपने देश में होगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। वो जो है कि कभी इधर भटकेगा, कभी उधर भटकेगा, कभी उधर भटकेगा। नहीं तो बताइए कि अगर कोई आपके गांव की बात करेंगे, आपके गांव में कोई कांड हो जाता है, पुलिस को कैसे पता चल जाता है? कोई ना कोई गुप्तचर है, कोई ना कोई खबर पहुंचाता तभी ना पता चल जाता है। पुलिस तो आपके गांव का दौरा रोज तो नहीं लगाती है। तो हर एक गांव में एक गुप्तचर होता है जो थाना के द्वारा रखा जाता है। उसका काम ही होता है कि चौक चौराहा पर देखे, जाके सुने क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, और जो है कि आपको कहाँ जाके सूचना दे, वो सूचना जो है कि आपको दे। यहाँ पर देखते हैं कोई फांसी लगा लेता है, कोई जो है कि आपको कुछ कर लेता है, जो पुलिस के आने से पहले उसको दफना दिया जाता है। तो उसको पुलिस को कैसे खबर हो जाती है कि रात में कि इसको जो है कि मर गया, इसको दफनाने वाला है कि ये सब जो है कि आपको गुप्तचर जो है कि आपको क्या होता है, यहाँ पर जो है कि आपको गुप्तचर जो है कि आपको काम करता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस सर। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र के हिसाब से जो है कि गुप्तचर को जो है कि क्या कहा गया है? गुप्तचर को गुड़ पुरुष। हाँ, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को जो है कि गुड पुरुष के नाम से जो है कि आपको जाना गया है। लोक कला की बात करेंगे, लोक कला यहाँ पर क्या था? यहाँ पर अक्ष था और अक्षिणी की मूर्ति जो है कि आपको बनाई जाती थी। किसकी मूर्ति बनाई जाती थी लोक कला में? अक्ष और यक्षिणी की मूर्ति जो है कि आपको बनाई जाती थी। और मृदभान का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। क्या होता है मृदभान का मतलब? मिट्टी का बर्तन। काली पॉलिश। मिट्टी का बर्तन। यहाँ मृदभांड मतलब क्या होता है? मिट्टी का बर्तन। ये ऊपरी जो है कि आपको काली जो है कि पॉलिश मृदभांड होता था। मतलब कि जो मिट्टी का बर्तन होता था उसके ऊपरी सतह पर किसका पॉलिश किया जाता था? काले रंग की पॉलिश जो है कि आपको की जाती थी मृदभांड के ऊपर। ठीक ना। यहाँ से जो है कि आपको ये सब जो है कि आपको दिखता है। अर्थव्यवस्था, अगर मौर्य प्रशासन कौन सी अर्थव्यवस्था के तहत ये चल रही थी, यहाँ के अर्थव्यवस्था कैसे थे, इसके बारे में जानकारी थोड़ा सा ले लेते हैं। यहाँ के अर्थव्यवस्था कैसे थे? अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार क्या था? यहाँ पर कहाँ से टैक्स आता था? कृषि से जो है कि आपको टैक्स आता था। कहाँ से? कृषि से जो है कि आपको टैक्स आता था। यहाँ पर राजस्व की दर जो है कि निर्धारित किया गया था, कितना से लेकर कितना तक? 1/6 से 1/4। 1/6 से लेकर 1/4 भाग तक जो है कि आपको क्या लिया जाता था? यहाँ पर राजस्व टैक्स लिया जाता था। राजस्व तो के लिए टैक्स जो है कि आपको, हाँ, राजस्व के लिए टैक्स जो है कि आपको वसूला जाता था। चलते हैं। आंतरिक एवं बाह्य व्यापार जो है कि आपको होता था। यहाँ पर व्यापार भी होता था, अपने देश के अंदर भी व्यापार होता था और देश के बाहर भी जो है कि आपको व्यापार होता था, है ना। आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों था। और प्रमुख उद्योग की बात करेंगे, कौन सा उद्योग होता था प्रमुख उद्योग में?
वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग। हाँ, सूती वस्त्र का यहाँ पे ज्यादा जो है कि महत्व था। सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, वस्त्र उद्योग। आगे चलते हैं। व्यापार में जो है कि आपको मुद्रा का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग होने लगा था यहाँ पर गुप्त में? मुद्रा का। मुद्रा अब गुप्त का। बोल रहे हैं, मॉडर्न है, मॉड है, सॉरी, मॉड में किसका प्रयोग हो रहा था? ये जो है कि मुद्रा का प्रयोग जो है कि आपको हो रहा था। और देखिएगा, टैक्स जो चोरी करता था, टैक्स चोरी करने वाले को कौन सा दंड? टैक्स चोरी करने वाले को मृत्यु दंड जो है कि आपको दिया जाता था। कौन सा दंड? मृत्यु दंड जो है कि आपको दिया जाता था। और मौर्य काल की प्रमुख बंदरगाह की बात करेंगे। ये क्वेश्चन आ गया है, दरोगा में पूछ लिया है, बिहार एसआई में, बिहार एसआई में पूछ लिया है। कौन सा? भाचोड़ बंदरगाह। बच्चों की भाड़ा भरौच है, भरौच है ना? क्या बोल रहे हैं? भरौच है, क्या है? भरौच बंदरगाह जो है कि आपको होने वाला। कहाँ का बंदरगाह है भरौच? ये गुजरात का। ये गुजरात का जो है कि आपको बंदरगाह जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक ना, है ना? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला, कोई बात नहीं है ना, हो जाता है गलती। मौर्य कला की बात करेंगे। मौर्य कला, यहाँ के कला क्या थी जरा देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात मौर्य कला व्यवस्थित जो है कि विकास, मौर्य कला जो है कि यहीं पर प्रारंभ जो है कि आपको होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद मौर्य कला का प्रारंभ जो है कि मौर्य काल में होता है। इसमें जो है कि आपको शिलालेखों की संख्या कितनी बताई गई है? 14। 14 को शिलालेख की संख्या जो है कि आपको बताई गई है। कितनी बताई गई है? 14 को जो है कि आपको शिलालेखों की संख्या जो है कि आपको बताई गई है। आइए जरा देखते हैं कौन कौन है, क्या क्या है, कौन कौन फेवरेट दिया है यहाँ पर, है ना? जो नहीं दिया होगा उसको स्पेशल लिख देंगे, है ना? प्रथम में क्या है? प्रथम में जरा बताइए तो। प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा। पशु बलि की निंदा। पशु बलि की निंदा जो है कि आपको किया गया है। प्रथम में जो है कि आपको पशु बलि की क्या की गई है? निंदा जो है कि आपको की गई है। दूसरा में क्या बोला गया? दूसरा में पशु बलि का चिकित्सक, मतलब उसको दवा पानी। चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख जो है कि आपको क्या है? दूसरा में जो है कि आपको देखने को मिलेगा, दूसरा में देखने को मिलेगा। चौथा देखिएगा कौन कौन जो है फेमस है, लिख देते हैं। पहला फेमस हो गया, दूसरा फेमस हो गया, चौथा फेमस हो गया, पांचवा फेमस हो गया, छठा फेमस हो गया, छठा हो गया। उसका सातवां एवं आठवां दोनों साथ पढ़ना है। आठवां जो है कि आपको हो गया, है ना? और नौवां जो है कि आपको हो जाएगा। नौवां के बाद जो है कि आपको बात करेंगे 11वां, 11वां के बाद जो है कि आपको 12वां, और 12वां के बाद जो है कि आपको 13वां, है ना? और 14वां तो आपको अंतिम है ही। मतलब सबका सब आपको देना ही पड़ेगा, छोड़िएगा किसी को नहीं। छोड़िएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। हम सबका सब जो है कि आपको पढ़ देते हैं, थोड़ा सा सुन लीजिए। सब लुसेंट में दिया हुआ, कुछ लिखाने का जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक ना? सब लुसेंट में दिया हुआ है, जाके खोल के एक बार देख लीजिएगा। पहला में बोला है पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा में क्या बोला है? मनुष्य और पशु दोनों का चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख जो है कि कैमा में किया गया है? दूसरा में जो है कि आपको किया गया है ना? चौथा की बात करेंगे। चौथा में जो है कि वैरी घोष के स्थान पर जो है कि कौन सा घोष? धम्म घोष जो है कि आपको आया है। कौन सा? वैरी घोष के स्थान पर जो है कि आपको धम्म घोष आया है। अब पांचवा की बात करेंगे। पांचवा में कौन सा महामात्र की नियुक्ति है? धम्म महामात्रों की नियुक्ति पांचवा में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और छठा में जो है कि किस पे जो है कि आपको नियंत्रण, आत्म नियंत्रण और शिक्षा की व्यवस्था की बात की गई है। किसमें? पांचवा में जो है कि आपको, छठा में ना था, छठा में जो है कि आत्मनियंत्रण और शिक्षा की बात जो है कि आपको किया गया है। और सातवां और आठवां कॉमन है। इसमें अशोक के किसकी यात्राओं का उल्लेख मिलता है? तीर्थ यात्राओं का जो है कि आपको उल्लेख जो है कि आपको मिलता है। और नौमा की बात करेंगे। नौमा में जो है कि आपको सच्ची भेंट और सच्ची शिष्टाचार का उल्लेख जो है कि आपको नौमा में मिलता है। और 11वां की बात करेंगे। 11वां में धम्म की व्याख्या किया गया है 11वां में। और 12वां में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति किया गया है। किसकी नियुक्ति किया गया है? 12वां में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति जो है कि आपको किया गया। और 13वां तो बहुत फेमस है। 13वां पूछा एग्जाम में, इसका हिसाब नहीं। कलिंग युद्ध जो है कि आपको 13वां में जो है कि आपको होता है। और 14वां अंतिम। इसमें अशोक क्या बोलता है? अशोक जो इसमें बोलता है क्या? जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने का जो है कि आपको बताता है। किसके लिए? जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए जो है कि आपको कहता है। आइएगा यहाँ कौन कौन दिया है देख लेते हैं। प्रथम जो है कि पशु बलि की निंदा। चौथा जो है कि वैरी घोष के स्थान पे कौन सा घोष? धम्म घोष की बात कही गई है। पांचवा में जो है कि आपको धर्म महामात्रों की नियुक्ति कही गई है। सातवां और आठवां में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख मिलता है। 13वां में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। जिसके बाद इसका हृदय में क्या हो गया? हृदय परिवर्तन होता है और युद्ध की नीति को छोड़कर धम्म की नीति को जो है कि अपना लेता है। और 14वां में जो है कि आपको क्या? धार्मिक जीवन बिताने के लिए जो है कि लोगों को क्या करता है? प्रेरित जो है कि आपको करता है। इतना मारकाट किया कलिंग युद्ध में, इतना ज्यादा किया, इसका धर्म, इसका जो है कि मन पूरा पिघल जाता है। अब बोलता है कि अब नहीं होगा, अब जो है कि धार्मिक जीवन जो है कि बिताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। शिलालेख की खोज जो है कि 1750 में ऊपर में दिया था। किसने खोजा था?
टी पैंथलर के द्वारा जो है कि आपको खोजा गया, पैंथलर के द्वारा खोजा गया। लेकिन पहली बार 1837 में किसके द्वारा पढ़ा गया था इसको? प्रिंसेप के द्वारा। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है कि इसको पढ़ा गया था। और इसका शिलालेखों की बात करेंगे, ब्राह्मणी, खौरष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि में जो है कि आपको है। कौन कौन लिपि में? 4 गो। ब्राह्मी, खौरष्टी, ग्रीक और अरमाइक। बिंदुसार का हाँ, लड़का था ब्राह्मणी ना है, सर? खौरष्टी है। हाँ, ये बिंदुसार का लड़का था, ठीक ना। आगे चलते, ब्राह्मणी है, खौरष्टी है, ग्रीक है और अरमाइक जो है कि आपको लिपि होता है। खौरष्टी लिपि की बात करेंगे, खौरष्टी लिपि कैसे से कैसे लिखा जाता था? दाएं से बाएं। हाँ, दाएं से बाएं जो है कि आपको खौरष्टी लिखा जाता था। और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में खौरष्टी लिपि का। जबकि ब्राह्मणी लिपि की बात करेंगे, ये जो है कि आपको बाईं से जो है कि आपको दाएं लिखी जाती थी। और ये जो है कि कहाँ था? ये भारत में जो है कि आपको था, ठीक है। स्तंभ की बात करेंगे, स्तंभों की संख्या कितनी रहती है इसके समय? 7 जो है कि आपको स्तंभों की संख्या जो है कि इसके समय 7 जो है कि आपको बताई गई है ना। और सारनाथ में जो है कि आपको सारनाथ का स्तंभ से जो है कि आपको कितना सी वाला जो है कि मिला है? 4 सी वाला जो है कि आपको मिला है। कितना सी है? 4 सी। और ये सारनाथ का स्तंभ जो है कि आपको हमारा क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह जो है कि आपको है। तो पूछेगा राष्ट्रीय चिन्ह हमारा सारनाथ स्तंभ जो है कि आपको कहाँ से, किसके द्वारा बनाया गया? अशोक से जो है कि आपको स्तंभ से जो है कि आपको लिया गया है। इसी को राष्ट्रीय चिन्ह जो है कि आपको माना गया है। इसमें 4 सी के अलावा, अच्छा, ये राष्ट्रीय जो है कि आपको चिन्ह को ये जो है कि 1950 के आसपास में जो है कि अपनाया गया होगा। डेट कंफर्म याद नहीं आ रहा है ना। 4 सिंह वाला जो है कि आपको कौन कौन है? तो 4 गो सिंह है। सी के अलावा इसी में पूछता है, एक घोड़ा है, घोड़ा के बाद जो है कि हाथी है, हाथी के बाद सी है, सी के बाद बैल है। यही चारों स्तंभ पे जो है कि आपको है। याद रखिएगा कौन कौन है, जरा देख लीजिए फिर से, पूछता है प्रश्न। घोड़ा है, हाथी है, सी है और बैल है, ठीक ना। ये 4 जो है कि स्तंभ पे है। और राष्ट्रीय जो है कि आपको चक्र जो है कि आपको इसी स्तंभ से जो है कि आपको लिया गया है। जो आपको चक्र है ना, 32 गो तिल्ली वाला, है ना, यही जो है कि यहीं से जो है कि आपको लिया गया। 24 गो तिल्ली ना, 32 गो बोल रहे हैं। 24 गो जो है कि आपको तिल्ली कितना है? 24 गो जो है कि आपको तिल्ली होने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं। और तिल्लिया का जो है कि चक्र की बात करेंगे, प्रगति का जो है कि आपको प्रतीक होने वाला है। कौन? चक्र जो है कि आपको प्रगति का प्रतीक जो है कि आपको होने वाला है। मौर्यवंश में आगे चलते हैं। प्रांत, प्रांत को यहाँ पर क्या कहा जाता था? प्रांत को चक्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चक्र। क्या कहा जाता? चक्र कहा जाता था। एक तो केंद्र था, केंद्र के नीचे कौन था? केंद्र के नीचे प्रांत था। क्या था? केंद्र के नीचे जो है कि आपको प्रांत था। अब प्रांत के नीचे हम क्या बताए हैं? अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताए। प्रांत के नीचे गांव, जिला। जिला, तो जिला में जिला को क्या कहते हैं? ये ना पूछ रहे हैं, अभी ना बताया थोड़ा देर पहले। ब्लॉक कुछ मतलब बोलना है। ब्लॉक उलॉक कहाँ बोले हैं? विषय न बोले थे, विषय बोले थे। अब विषय के नीचे तब था ग्राम था, ग्राम है ना, ग्राम जो है कि आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आते हैं किसके बारे में? प्रांत के बारे में जो है कि आपको बात करते हैं। इसके समय प्रांतों की संख्या जो है कि आपको 5 देखिएगा, 5 यहाँ पर लिखा गया है। उत्तरापथ प्रांत जो है कि आपको कहाँ पर था? तक्षशिला में था। कहाँ था? उत्तरापथ प्रांत तक्षशिला में जो है कि आपको था। दक्षिणापथ प्रांत की बात करेंगे, स्वर्णगिरी जो है कि ये स्वर्णगिरी जिला जो है कि आपको कहाँ पे होगा? महाराष्ट्र में जो है कि आपको होगा। और प्रासी या पूर्वी प्रांत की बात करेंगे, पूरब में इसका अधिकार कहाँ तक था? पूरब में इसका अधिकार पाटलिपुत्र तक था। और अवंती के उज्जैनी तक और कलिंग के तोसली तक जो है कि इसका अधिकार जो है कि आपको रहता है। विषय को ही विषयपति या प्रादेशिक जो है कि आपको कहा जाता था। जो जिला का लीड करता था उसे क्या कहते थे? विषयपति कहते थे या प्रादेशिक जो है कि आपको कहा जाता था। यहाँ पर जो है कि आपको 10 गांवों के समूह को क्या कहा जाता था? 10 गांवों के समूह को जो है कि आपको गोप जो है कि आपको कहा जाता था। अच्छा, तो एगो इसमें और जोड़ सकते हैं हम लोग, ये विषय के बाद हम लोग जोड़ सकते हैं गोप को जोड़ सकते हैं। और गोप के बाद गांव में ही क्या था? ग्राम था। गांव में ही जो है कि आपको 10 गो गांव मिलकर जो है कि कितना? एक गोप का निर्माण करता था, है ना, एक गोप का जो है कि आपको निर्माण करता था, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई की बात करेंगे, क्या कहलाती थी सबसे छोटी इकाई? एक क्वेश्चन आ चुका है, बिहार एसआई में पूछा है, बिहार एसआई में पूछ लिया। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी, है ना। और जिसका जो है कि मुखिया क्या कहलाता था? जिसका मुखिया ग्रामीण जो है कि इसका मुखिया जो है कि आपको क्या कहलाता था? ग्रामीण जो है कि आपको कहलाता था। और नगर प्रशासन के बारे में देखते हैं, नगर प्रशासन क्या था यहाँ पर। मेगास्थनीज की एक पुस्तक है, जिस पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीज का पुस्तक इंडिका है। क्या है? मेगास्थनीज का एक पुस्तक है, जिस पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका के अनुसार जो है कि आपको कितने जो है कि आपको समितियां थी? कितने समितियां? नगर प्रशासन के लिए 6 समितियां थी। और एक समिति में होता था कितना सदस्य? एक समिति में 5 सदस्य। तो आपके पास समिति की संख्या कितनी है? समिति की संख्या है 5।
6 है, और एक समिति में 5 सदस्य, तक कितना टोटल सदस्य हो जाएंगे? 30 सदस्य। 30 सदस्य। 30 सदस्य हो जाएंगे, तो हो जाएगा ना, 6 समितियां हो जाएगी, एक समिति में 5 सदस्य, तो 6 गुना 5 बराबर 30 सदस्य जो है कि आपको हो जाएगी। किसके हिसाब से 6 को समितियां बताया गया है? मेगास्थनीज के कौन सा पुस्तक में ये लिखा है, जिक्र किया गया है? इंडिका में जो है कि आपको लिखा है। चलेगा, मौर्य समाज की बात करेंगे, कैसा यहाँ का समाज था जरा देखिएगा। यहाँ पर कौटिल्य के हिसाब से, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के हिसाब से यहाँ पर समाज जो है कि कितने भागों में विभाजित था? 4 भागों में। 4 भाग में सबसे पहला था ब्राह्मण था, दूसरा जो है कि आपको क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, और चौथा कौन सा था? शूद्र जो है कि आपको था। अब जो है कि वहां से उत्तर वैदिक काल से ही जो है कि ये नियम कानून चलते आ रहा है। यहाँ पर अब जन्म के आधार पे जो है कि आपको हो गया था कि जिस जो है कि आपको जाति में जन्म होगा उसके हिसाब से जो है कि आपको इसका समाजों का बंटवारा होगा। उत्तर वैदिक से ये चलते आ रहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और में है ना सर, तो ऋग्वेदिक से ही होगा ना। ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, वहां पर कर्म के आधार पे था, कर्म के आधार पे, न कि जन्म के आधार पे। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में कर्म के आधार पे था। उसी में बोला गया है कि मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है, मेरी माता घर में आटा चक्की चलाती है। याद आ रहा है कुछ? तो फिर वहाँ कर्म के आधार पे था, यहाँ जन्म के आधार पे। कहाँ किसके आधार पे? जन्म के आधार पे। ठीक है, चलो वहां से भी चल रहा है, लेकिन वहाँ कर्म के आधार से चल रहा था, यहाँ जन्म के आधार से। ठीक है, हो गया क्लियर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। रिवीजन नहीं कीजिएगा तो यही सब डाउट रहेगा, यही सब डाउट जाके आगे क्वेश्चन जब बनाइएगा नहीं बनेगा, डाउट में रह जाइएगा, है ना। कौटिल्य जो है कि आपको, कौटिल्य की बात करेंगे, कौटिल्य जो है कि आपको शूद्र को भी जो है कि आर्य कहकर क्या कहते थे? आर्य कहकर जो है कि आपको संबोधन जो है कि आपको कहते थे। कौन करता था? ये कौटिल्य जो है कि आपको करता था। आगे चलते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार जो है कि आपको, मेगास्थनीज के अनुसार जो है कि इंडिका में, इसमें जो है कि कितने भागों में समाज को बांटा गया है? समाज को 7 भागों में या 7 वर्गों में जो है कि आपको बांटा गया है ना। और जो है कि आपको काम के आधार पर जो है कि आपको बांटा गया है। किसके आधार पर बांटा गया है? काम के आधार पर जो है कि आपको बांटा गया है। 7 वर्ग कौन सा था? एक दार्शनिक वर्ग था, दूसरा किसान वर्ग था, तीसरा अहिर वर्ग था, चौथा कारीगर, जो कारीगर जो आपको किसी चीज को बनाता है, 5वां वर्ग सैनिक था, छठा जो निरक्षर था, जो पढ़ा लिखा नहीं था, और सभा मद, मतलब कि सभा में जो है कि मत देता था, या सभासद जो है कि आपको सभा में जमा होता था, वो ऐसा जो है कि आपको लोगों को सभासद जो है कि आपको कहा गया। ये 7 भागों में या 7 वर्गों में विभाजित था। किसके अनुसार ये बोला गया है? ये इंडिका के अनुसार। और इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है? इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा जो है कि इंडिका जो है कि आपको लिखा गया है। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार यहाँ पर जो है कि आपको क्या थी? ये क्या होता है? क्या? अहिर जो है कि एक समाज जो है कि आपको, समाजों में जो है कि अहिर वर्ग जो है कि आपको था, है ना। एक अहिर था। कारीगर मतलब कि शिल्प कला, जो किसी चीज को बनाता है उसको कारीगर। सैनिक तो आप जान ही रहे हैं, दार्शनिक, पढ़ा लिखा, है ना, दर्शन शास्त्र के बारे में। निरक्षर जो है कि आपको न पढ़ा लिखा। और सभासद की बात करेंगे, जो सभा में जमा होता था, जमा में होने वाला जो है कि सभासद कहलाता था। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार जो है कि आपको यहाँ पर दास प्रथा थी या नहीं थी? थी सर, यहाँ पर जो है कि आपको दास प्रथा थी। और मेगास्थनीज के अनुसार यहाँ पर दास प्रथा नहीं थी। मतलब कि दोनों का दूगो विद्वान इसी के समय में आया, इतिहासकार। अब दोनों का दूगो कथन मानना है। एक बोल रहा है एगो बोल रहा है क्या है? एगो बोल रहा नहीं है। ठीक ना, एगो बोल रहा नहीं है। कौन बोल रहा है कि है? सर बोला नहीं है, कौटिल्य बोला है। कौटिल्य जो कि वही का था, ये बताया कि कौटिल्य बोल रहा है कि आपको क्या है? कौटिल्य बोल रहा है कि नहीं था? मेगास्थनीज जो है कि आपको आया। अच्छा, कौटिल्य बोल रहा है कि है, सॉरी, मेगास्थनीज जो है कि आपको बोला कि नहीं है। ठीक ना, मेगास्थनीज बोला कि नहीं है। आगे चलते हैं। स्त्री की स्थिति पहले से क्या हुई थी? स्त्री की स्थिति पहले से ठीक हुई थी। जहाँ स्त्री की स्थिति बद से बदतर होना कहाँ शुरू हो गया था? उत्तर वैदिक काल में जो है कि आपको शुरू हो गया था, है ना। उत्तर वैदिक में देखे थे, स्त्री को जो है कि आपको, है ना, वेदों को पढ़ने की अनुमति जो है कि आपको नहीं दी गई थी। वहां पे पूजा पाठ में भी स्त्री को भाग लेने की अनुमति नहीं थी। वहां पर, यहाँ पर स्थिति जो है कि थोड़ा सा सुधरता है, और यहाँ पर जो है कि आपको भाग लेने की अनुमति जो है कि आपको दे दी जाती है। पहले से स्थिति जो है कि क्या हो जाता है? मौर्य काल में सुधर जाता है। और वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को यहाँ पर क्या कहा जाता है? रूप जीवा जो है कि आपको कहलाता है ना। रूप जीवा जो है कि आपको कहलाता है ना। आगे चलते हैं। अशोक के धम्म की बात करेंगे। अशोक का धम्म क्या था? यह सभी धर्मों का सार था, जो बौद्ध धर्म के साथ साथ नैतिक पर आधारित था। कौन सा? ये रूपा जीवा वाला जो आया हुआ था बीपीएससी 3-2 में। रूपा जीवा पूछवे करेगा, कहाँ जाएगा?
कल का भी क्वेश्चन और बिहार पुलिस का अच्छा मासी और क्वेश्चन। गुर्जरा भी पूछा। अगला एग्जाम 18 को ना है बिहार पुलिस, उससे पहले नहीं ना है, ना उससे उससे पहले ना 18 को है, 21 को है, उसके बाद 28 को है ना, ये तो 3 को और ना बचा है। 25 को है बीच में 25 सर। को है सर, छुड़वा 25 को भी है, दीजिएगा। अच्छा 25 को हमें ना है जानकारी, यूपी है ना। कांस्टेबल मतलब भी कि है 25 को। यूपी कांस्टेबल 25 को है, जी सर। दोनों साथ से जाते हैं। जो कहिए कि अच्छा 21 तो को मतलब कि मेडिकल एगो आया था एगो हो उसको। गया 18, एगो हो गया 21, एगो हो गया 25, एगो हो गया 28, अभी 4 गो बचा हुआ है ना। जी 2 शिफ्ट अभी हुए किया है। अभी 2 गो हुआ है, 4 गो बचा है, मतलब 6 गो में लेना है ना, 6 गो लेना है। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। धर्म की प्रचार के प्रयास की बात करेंगे। धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र, अपनी पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा गया था? श्रीलंका जो है कि आपको भेजा था। कौन भेजा था? अशोक जो है कि आपको अशोक भेजा था। भेजा कौन था। भेजा था? अशोक जो है कि आपको भेजा था, है ना। और ये जो है कि आपको धर्म महामात्रों की नियुक्ति करने का जो है कि श्रेय अशोकों को जाता है। और अशोक ने धर्म यात्रा के लिए जो है कि आपको गया की यात्रा किया, कुशीनगर की यात्रा किया और लुम्बिनी की जो है कि आपको यात्रा करता है। कहाँ कहाँ की यात्रा करता है? गया, कुशीनगर गया, और कुशीनगर, लुम्बिनी। हाँ तो यहाँ पर लुम्बिनी जगह के खाली है, यहाँ पर विलियम। लिख लीजिएगा। गया की यात्रा जो है कि आपको करता है अशोक जो है कि उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, 10वें वर्ष जो है कि आपको बोध गया, 10वें वर्ष जो है कि सर आपको ये बोध गया किया, क्वेश्चन भी आया हुआ था, है ना, रिपीट हुआ है बीपीएससी ना। 3 में, 2 में और बीपीएससी 3 में भी कि 10वें वर्ष गया का जो है ये अब क्वेश्चन। 20वें वर्ष जो है कि लुम्बिनी की यात्रा करता है। में रखा जाएगा। कौन सा? अभी ले इसका शिलालेख जो था ना, किसके अंतर्गत किस, आएगा ये? मतलब नहीं समझे क्या बोलना चाह रहा है। ये बोध गया का जो यात्रा किया था ना बुद्ध ने, ये अशोक ने, तो इसको किस शिलालेख के अंतर्गत रखा जाएगा? 7वें नंबर में, 8वां में। अच्छा तीर्थ यात्रा का उल्लेख मिलता है ना, तो हाँ 8वें में तो है, सही है। तो है अभी तो पढ़े कि 8वां नंबर, 7वां और 8वां दोनों में जो है कि आपको तीर्थ यात्राओं का उल्लेख जो है कि आपको मिलता है। ठीक है बोल रहे हैं, 7वां और 8वां दोनों में जो है कि आपको मिलता है ना। तो 20वें वर्ष सर कहाँ की यात्रा ये किया? 20वें वर्ष जो है कि आपको में हाँ सर ल्यूसेंट में सब सही है ना सर? ये मतलब पूरा सर यही रहता है हाँ, ना तो सर लुसेंट में एग्जाम सही में? नहीं तो क्या, बिल्कुल सही है सर लुसेंट में। कभी कभी चेंज हो जाता है सर, इसलिए पूछ। ना ना ठीक है, देखिएगा 10वें वर्ष जो है कि आपको गया की यात्रा करता है, बोध गया, है ना। और जो है कि नीलांगी सागर की यात्रा जो है कि आपको 20वें 12वें वर्ष वर्ष करता है। में। नहीं सर 12वें 12वें वर्ष, वर्ष। 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा करता है। लुम्बिनी, लुम्बिनी की यात्रा 20वें वर्ष में। नीलांगी सागर निगाली करेगा जो है सागर कि की आपको बोल 12, रहे हाँ ना, कुशीनगर है। नीलांगी सागर, निगाली निगाली सागर जो है कि आपको कैमे वर्ष में, तो ये होता है 12वें। 12वें वर्ष में, 12वें वर्ष में, ठीक ना, और ये 12वें वर्ष। कुशीनगर के बारे में नहीं दिया है ना, कुशीनगर के बारे में नहीं दिया, ठीक है। ठीक है सर। 3 को पूछवे करेगा। नीलांगी सागर 12वें वर्ष में, बोध गया 10वें वर्ष में और लुम्बिनी की नेपाल में यात्रा कैमे पड़ेगा वर्ष में। सर हाँ निगाली लुम्बिनी जो है सागर। कि आपको, हाँ ये भी नेपाल में, ये भी नेपाल में, दोनों नेपाल में है ना, दोनों नेपाल में पड़ेगा, ठीक है, दोनों नेपाल में पड़ेगा। नीलांगी सागर भी नेपाल में पड़ेगा और लुम्बिनी भी कहाँ पड़ेगा? लुम्बिनी में भी जो है कि आपको नेपाल में जो है कि आपको पड़ेगा, ठीक है, नेपाल में पड़ेगा। हो गया क्लियर? चले इसको मिटाएं, आगे चले। चलिए बढ़िए। चलिए आगे चलते हैं। मौर्योत्तर काल की बात करते हैं। मौर्य काल के बाद जो कुछ राज्य बने, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में जो है कि आपको देखते हैं, इसी में ब्राह्मण राज्य का, साम्राज्य का स्थापना होगा। इसी में सबसे पहला वंश उभर के सामने आएगा, जिस वंश का नाम होगा कौन सा? इस वंश का नाम होगा शुंग वंश। कौन सा वंश? शुंग वंश। शुंग वंश जो है कि आपको आएगा। अब आइए जरा शुंग वंश के बारे में जो है कि आप जरा चर्चा कर लेते हैं। किस वंश के बारे में? शुंग वंश के बारे में जरा चर्चा कर, है ना, आइएगा। सर शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक जो है कि किसके द्वारा किया गया स्थापना इसकी? शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। ये पुष्यमित्र शुंग किसका सेनापति था? का सेनापति था? बृहदत्त का सेनापति था। किसका सेनापति था? बृहदत्त का सेनापति था। अपने राजा को मारता है और राजगद्दी जो है कि आपको लेता है, और ये अपने राजगद्दी से प्राप्त करता है। कौन सा वंश का नींव रखता है? ये शुंग वंश का नींव रखता है। बोलिए कौन बुक है सर? कौन सा बुक है? मतलब नीचे जो डाले हैं। कहाँ कोई बुक उक डाले हम?
सर ये बोल रहे वृद्धदत्त पुत्र किसके थे? मुकेश जी डाले हैं, हम सोचे कि आप अच्छा डालें। ठीक तो है, तो ये तो ठीक है दिया हुआ है ना। यही चीज बात तो हम भी बताए हैं, है ना। ठीक है 9वें सर, वर्ष ठीक है, कलिंग ठीक। युद्ध हुआ था, 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा किया था, 12वें वर्ष नीलांगी सागर की यात्रा किया था, और जो है कि 20वें वर्ष जो है कि आपको लुम्बिनी नेपाल की यात्रा जो है कि आपको किया था, और इस समय कर को घटाकर 1/8 कर दिया था। ठीक तो है, यही चीज बात तो लिख पाए, है ना। आगे चलिए। पुत्र थे सर? किसका? वृद्धदत्त किसके पुत्र थे? अच्छा, वृद्धदत्त जो है कि उसके 10 गो बेटा जो हुआ ना अशोक का, उसी बेटा में से एक पुत्र था जिसका नाम था वृद्धदत्त जो है कि आपको था, है ना। वृद्धदत्त जो है कि आपको था, है ना। आगे चलते हैं। सर कहाँ हर्यक वंशी मौर्य वंश दोनों में अंतर नहीं है सर? अरे अशोक के बेटा की बात कर रहे हैं तो आप कहाँ चले गए? हम किसकी बेटा की बात कर रहे हैं? अशोक की बेटा की बात कर रहे हैं। अशोक का जब मृत्यु हो जाता है ना, अशोक का मृत्यु जब हो जाता है, उस समय उसका उत्तराधिकारी कुणाल, अब 10 गो नाम नहीं बताए थे आपको, उसी में का एक शासक रहता है जो वृद्धदत्त रहता है, जो अंतिम शासक के तौर पे जो है कि आपको किसका, मौर्य वंश के अंतिम शासक के तौर पे उभरता है। और इसी वृद्धदत्त का एक सेनापति रहता है जिसका नाम रहता है कौन सा, पुष्यमित्र शुंग, है ना। पुष्यमित्र शुंग जो है कि आपको रहता है, यही जो है कि आपको अपने राजा की हत्या कर देता है, वृद्धदत्त की हत्या कर देता है, और मगध में किसका नींव रख देता है? मगध में जो है कि नया वंश शुंग वंश की नींव रखता है। शुंग वंश का नींव पुष्यमित्र शुंग के द्वारा रखा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, आइएगा शुंग वंश की शुरुआत करते हैं। मौर्य वंश के अंतिम शासक वृद्धदत्त की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना जो है कि आपको करता है ना। शुंग वंश की स्थापना जो है कि आपको करता है 185 ईस्वी में, इसकी स्थापना जो है कि आपको करता है। राजधानी की बात करेंगे, इसकी राजधानी क्या रहती है शुंग वंश की? विदिशा। विदिशा जो है कि आपको रहती है, क्या रहती है? विदिशा जो है कि आपको रहती है। और पतंजलि जो है कि आपको किसके, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहा करते थे। पूछेगा पतंजलि किसके दरबार में रहा करते थे? पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में कौन रहा करते थे? पतंजलि जो है कि आपको रहा करते थे। और पुष्यमित्र शुंग जो है कि क्या था, ब्राह्मण था, इसलिए ये सब वंशों को कौन सा वंश कहा जाएगा? ब्राह्मण वंश जो है कि आपको कहा जाएगा। कौन सा? ब्राह्मण वंश जो है कि आपको कहा जाएगा। आगे आते सर हैं। ये मध्य प्रदेश वाला है विदिशा से? हाँ, विदिशा जो है कि मध्य प्रदेश वाला है, ठीक ना। और पुष्यमित्र शुंग ने जो है कि आपको सेनानी की उपाधि ली थी। किसकी उपाधि लेगा? सेनानी, सेनानी, सेनानी की उपाधि। कौन लेगा सेनानी की उपाधि? पुष्यमित्र शुंग ने। अब आपसे एक और नोट यहाँ पर डाल दीजिए, जगह खाली होगा तो नोट डालिएगा। पूछेगा नोट में कि यवनों का आक्रमण पर विफल किया था, किसने किया था? यवनों के आक्रमण को विफल जो है कि पुष्यमित्र शुंग ने जो है कि आपको किया था। यवनों के आक्रमण को विफल किया था पुष्यमित्र शुंग ने जो है कि आपको किया था, है ना। पुष्यमित्र शुंग ने यवनों के आक्रमण को विफल किया था। हो गया तो बोलिएगा, आगे चलते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने यवनों के आक्रमण को क्या किया था? विफल किया था। यहाँ ऊपर में खाली होगा जगह, है ना, लिख दीजिएगा। पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर, हिंद जो है कि यूनानी शासक था, मिनांडर को क्या किया था? मिनांडर को पराजित किया था। किसने किया था पराजित मिनांडर को? पुष्यमित्र सिंह ने। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है कि आपको मिनांडर को पराजित जो है कि आपको किया गया था। और इसी का पुत्र था अग्निमित्र। क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग का एक पुत्र था जिसका नाम था अग्निमित्र। अग्निमित्र ने जो है कि, अग्निमित्र इसका पुत्र था। इसी पर जो है कि आपको मालविका अग्निमित्र की रचना जो है कि आपको मिलता है। इसमें जो है कि मालविका और अग्निमित्र के बारे में किसका कथा लिखा गया है? तो प्रेम विवाह का वर्णन जो है कि आपको लिखा गया है कालिदास के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा, ठीक है। अग्निमित्र जो है कि किसका पुत्र था? अग्निमित्र था पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। और इसकी एक गर्लफ्रेंड थी, इसका नाम था मालविका। मालविका इसके गर्लफ्रेंड का नाम था। ये दोनों का प्रेम प्रसंग के बारे में एगो पुस्तक लिख दिया। उस पुस्तक का नाम क्या हो गया? मालविका अग्निमित्र। हाँ, मालविका अग्निमित्र हो गया। किसके द्वारा लिख दिया गया इस पुस्तक को? कालिदास को। यो कम नहीं है ना। सबका जो है कि प्रेम प्रसंग की कहानी को पुस्तक में पिरो दी है। सही है, आगे चलते हैं। सुनिएगा, पुष्यमित्र हुआ होंगे। इजाजत होगा तो पता नहीं इजाजत था कि नहीं, है ना। पुष्यमित्र शुंग ऐसा शासक था जिसने जो है कि आपको कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? 2 अश्वमेध यज्ञ जो है कि आपको करवाए थे। लुसेंट में साफ साफ लिखा होगा, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और अश्वमेध यज्ञ करवाने के लिए पंडित जी को बनारस से पंडित जी को बुलाया गया था। कौन से पंडित जी थे?
पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि। इसीलिए पुष्यमित्र शुंग के दरबार में कौन रहा करते थे? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि जो है कि आपको रहा करते थे। और शुंग वंश की अंतिम शासक की बात करेंगे, अंतिम शासक कौन? देवभूति। देवभूति जो है कि आपको अंतिम शासक रहता है। अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर उसके बाद जो है कि आपको कौन नया वंश जो है कि आपको उभरेगा, इस वंश का नाम रहेगा कर्ण वंश रहेगा। कौन सा वंश रहेगा? कर्ण वंश जो है कि आपको रहेगा। आइएगा देखते हैं। स्तूप में पत्थर का जो है कि आपको रेलिंग दिया जाने लगा, और जबकि मौर्य काल में जो है कि आपको रेलिंग लकड़ी का जो है कि आपको बनाया जाता था, है ना। स्तूप में पत्थर की रेलिंग, और जबकि मौर्य काल में रेलिंग किसका? लकड़ी का बनाया जाता था। और वैष्णव धर्म का उद्धान जो है कि आपको इसी समय जो है कि आपको होता है। और मनु स्मृति के समय का काल जो है कि आपको इसी स्मृति के संबंध से जो है कि आपको क्या होता है? सामाजिक कानून व्यवस्था जो है कि आपको आता है। और शुंग वंश का अंतिम शासक जो है कि आपको देवभूति था। देवभूति की हत्या किसके द्वारा कर दिया गया? वासुदेव के द्वारा। किसके द्वारा? वासुदेव के द्वारा कर दिया गया, जो इसका सेनापति था। ऊपर वाला भी सेनापति मार के इसकी हत्या करने नींव रखा था। आइयो अपना सेनापति से जो है कि आपको मार खा जाता है, इसका सेनापति एक नया नींव वंश रखता है। कौन सा वंश? वासुदेव। कर्ण वंश की स्थापना करेगा। इसलिए कर्ण वंश की बात करेंगे। कर्ण वंश का स्थापना कौन करेगा? संस्थापक कौन होगा? वासुदेव जो है कि आपको होगा। और अंतिम शासक की बात करेंगे। अंतिम शासक कौन था? हाँ बिल्कुल, है ना। अंतिम शासक सुशर्मा जो है कि आपको रहता है। अब साम्राज्य में केवल पाटलिपुत्र तक ही सीमित हो गया था। जहां तक देख रहे थे ये अब वो जो है कि हिंदू कुश पर्वत को ही पार कर गया था। अब ये घटते 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 कहाँ तक आ गया? अब ये छोटा सा प्रदेश तक जो है कि आपको आ गया। पाटलिपुत्र तक ही जो है कि आपको आकर जो है कि क्या हो गया? यहीं तक आकर में वासुदेव के समय में जो है कि आपको यहीं तक सीमित हो गया। ठीक ना। वासुदेव के समय में जो है कि आपको सीमित हो गया। ठीक है। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद जो है कि आपको आता है सातवाहन वंश आएगा। कौन आएगा? सातवाहन वंश आएगा, है ना। सातवाहन। आइएगा। अच्छा, इससे पहले देखे कर्ण वंश अंतिम शासक हो गया ना सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या कर जो है कि सातवाहन वंश के जो है कि आपको स्थापित किया जाता है। बताइए, सातवाहन वंश की स्थापना किसके द्वारा? हेलो। सिमुक के द्वारा जो है कि किया जाता है। यहाँ नहीं लिखा है सिमुक के द्वारा, नहीं लिखा होगा तब भी नहीं बोल रहे, है ना। चलेगा। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक के द्वारा। इसकी राजधानी की बात करेंगे। इसकी राजधानी क्या होती है सातवाहनों की? प्रतिष्ठान जो है कि इसकी राजधानी जो है कि आपको होती है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का इलाका होता है। और यह क्षेत्र की बात करेंगे, किस किस नदी के क्षेत्र के बीच का क्षेत्र होता है? ये कृष्णा और गोदावरी के बीच का जो है कि आपको क्षेत्र होता है सातवाहनों के द्वारा। और सातवाहनों का प्रमुख शासक की बात करेंगे। कौन सा प्रमुख शासक हुआ? गौतमी पुत्र सातकर्णी हुआ। कौन हुआ? गौतमी पुत्र जो है कि आपको सातकर्णी जो है कि आपको होता है। ठीक ना। आगे चलते हैं। सातवाहनों ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को क्या देना शुरू कर दिया? भूमिदान। भूमिदान। तो पूछेगा कि कौन सा शासक बना, कौन सा वंश आया जिसने ब्राह्मणों को भूमिदान देने की शुरुआत की थी? कौन सा होगा? सातवाहन था। और इसी के समय प्रथा जो है कि प्रारंभ होती है भूमिदान का। और इसका जो है कि चर्चा किस अभिलेख से मिलता है? किस अभिलेख से? नाना घाट अभिलेख से मिलता है। ब्राह्मणों को भूमिदान करने की चर्चा किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो कौन सा अभिलेख? नाना घाट अभिलेख से जो है कि आपको प्राप्त होता है। किस वंश के समय ब्राह्मणों को भूमिदान दिया जा रहा था? सातवाहनों के समय में जो है कि आपको हो रहा था, है ना। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। सामंती व्यवस्था। हाँ, ये भी जो है कि आपको ब्राह्मणे जो है कि वंश था, है ना। ये जो है कि ब्राह्मणे था, इसलिए जो है कि ब्राह्मण को जो है कि अब जो है कि आपको क्या देना? दान जो है कि आपको देना शुरू कर दिया गया। सामंती व्यवस्था, राजा के अंदर राजा जो है कि आपको भूमि दान लेकर जो है कि आपको हो जाता था। यही जो है कि आपको सामंती व्यवस्था रहता है। और इसी के समय सबसे अधिक किसके सिक्के चलाए जाते हैं? शीशा का सिक्का जो है कि आपको चलाया जाता है। इसके साथ साथ चांदी और पोटीन और कांसे का भी सिक्का चलाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में शीशा का सिक्का। इसीलिए पूछेगा शीशा का सिक्का किस वंश से संबंधित है? तो कौन सा वंश? सातवाहन वंश जो है कि आपको होता है। पोटीन एक प्रकार का होता है ना। पोटीन एक प्रकार का सिक्का जो है कि आपको होता है। पोटीन जो है कि आजकल जो है कि किसी चीज को भरने के लिए जो है कि आपको होता है, ये भी मेटल टाइप का होता है। कोई भरने के लिए जो है कि आपको होता है प्रोटीन का इस्तेमाल जो है कि आपको किया जाता है। गूगल पे मारिएगा प्रोटीन क्वाइन, आपको दिखा देगा कैसा क्वाइन होता है ना। मेटल टाइप का होता है। आदि सिक्के का जो है कि आपको चलाया गया, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में किसका सिक्का चलवाया?
शीशे का जो है कि आपको सिक्का जो है कि आपको चलवाता है। और सातवाहन साम्राज्य की बात करेंगे, सातवाहन साम्राज्य संभवतः कैसा सत्तात्मक था? मातृसत्तात्मक था, मतलब कि आपको मातृसत्तात्मक माता का नाम जो है कि आपको पहले आता था और केवल परिवार ही तक जो है कि आपको रहता था। परंतु राजा की बात करेंगे, राजा कैसा था? राजा पितृसत्तात्मक था, मतलब कि नाम तो माता का आता था टाइटल में पहले, लेकिन राजा जो बनेगा, राजा कौन बनेगा? पिता, पिता का वंशज बनेगा, मतलब कि पिता के बाद बेटा, बेटा के बाद जो है कि आपको बेटा बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कला की बात करेंगे, माता का नाम सातवाहनों के। सरवंश में रहता था। हाँ, जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी हुआ ना, तो गौतमी जी। पुत्र इसके माता का नाम का टाइटल जो है कि आपको हुआ, उसके बाद सतकर्णी हुआ जो है कि आपको उसका नाम हुआ, मतलब कि मातृसत्तात्मक वंशज जो है कि आपको था। ठीक है, जब आगे राजा चलते। बनेगा तब पिता का। नहीं, राजा बनेगा तब भी, मतलब कि राजा, परंतु राजा जो बनता था और जो राज गद्दी पर बैठता था ना, वो मतलब कि महिला ना बैठ के कौन बैठता था? पुरुष जो है कि बैठता था। आ गया समझ में? अच्छा अच्छा। बट नाम लगता था माँ का। हम्म, आइएगा आगे। कार्ले चैत की बात करेंगे। कार्ले चैत कहाँ से मिलेगा? आंध्र प्रदेश से। अमरावती कला का विकास जो है कि आपको कार्ले चैत से हुआ है। और लिपि की बात करेंगे, कार्ले चैत का कौन सा लिपि है? ब्राह्मणी लिपि जो है कि आपको होगा। उसके बाद आएगा चेदी वंश आएगा। कौन सा वंश आएगा? चेदी वंश आएगा। चेदी वंश की बात करेंगे, मेद जो है कि वाहन वंश इसे कहते हैं, चेदी वंश के। अशोक के मृत्यु के बाद कलिंग में पुनः जो है कि कलिंग क्या हो जाता है? कलिंग जो है कि स्वतंत्र हो जाता है। जो कलिंग पर अधिकार किया था 13वें नंबर के शिलालेख में जो है कि इसकी चर्चा जो है कि आपको होती है। अब जब अशोक की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद जो है कि कलिंग क्या हो जाता है? कलिंग फिर से जो है कि आपको स्वतंत्र जो है कि आपको हो जाता है। और कलिंग में जो है कि स्वतंत्र होने के बाद इसमें कौन सा वंश जो है कि उभर के सामने आता है? इसमें चेदी वंश जो है कि उभर कर सामने आएगा। कौन सा वंश आएगा? कलिंग में चेदी वंश जो है कि आपको उभर के सामने आएगा। और इसका परिणाम जो है कि आपको कहाँ से मिलेगा? इसका परिणाम तो इसका परिणाम हाथी गुफा अभिलेख से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? हाथी गुफा अभिलेख से जो है कि इसका जो है कि आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अशोक की मृत्यु के बाद यहाँ पर चेदी वंश उभर के आता है। इसका प्रमाण जो है कि हाथी गुफा अभिलेख से जो है कि आपको मिलेगा। और इस वंश, चेदी वंश के सबसे प्रतापी शासक की बात करेंगे, कौन हुए चेदी वंश के? खारवेल जो है कि आपको हुआ। कौन हुआ? यहाँ के सबसे प्रतापी राजा, जो सबसे शक्तिशाली राजा हुआ, वो कौन हुआ? खारवेल जो है कि आपको हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। इसने मगध पर आक्रमण किया। यही जो है कि अशोक जाकर जो है कि कलिंग पर आक्रमण किया। इसी का प्रतापी शासक ये कहां पर आक्रमण कर दिया? मगध पर आक्रमण कर दिया, है ना। और मगध पर आक्रमण कर लेता है। मगध पर आक्रमण कर जिन जो है कि आपको, है ना, शीतलनाथ की मूर्ति को जो है कि आपको क्या करता है? मूर्ति को जो है कि आपको जीत लेता है। और जो है कि महापद्म नंद को जो है कि आपको कलिंग से जो है कि आपको लूट लेता है। महापद्म नंद उस समय नंद वंश के शासक था। उस समय जो है कि आपको क्या होता है? कलिंग से जो है कि आपको लूटता है। और जैन धर्म का ये अनुदायी जो है कि आपको रहता है। कौन? खारवेल जो है कि आपको जैन धर्म का रहता है। सोचिए कि उस समय जाकर ये लूटा, और जब इसका जो है कि साम्राज्य जब छोटा हो गया, तो वहां के राजा आकर यहाँ जो है कि आपको आकर लूट लेता है। लूटने के बाद अब देखिए क्या दिया? मौर्योत्तर काल दिया है। मौर्योत्तर काल के समय जो है कि मौर्य काल कई टाइम था ना सर, पहले ये लूटा, फिर सर कलिंग आक्रमण, बाद में अशोक किया ना सर। लेख कितना है सर पढ़िए टोटल? क्या लिखा है तीसरा नंबर का। देखिए यहाँ क्या लिखा है, तीसरा पॉइंट पढ़िए क्या लिखा है। यहाँ देखिएगा, मगध, इसमें मगध पर आक्रमण कर लिया और जीन जो है कि आपको शीतलनाथ की मूर्ति को जीत लिया। जीन शीतलनाथ की मूर्ति को किसने जीत लिया? इसने जो है कि आपको जीत लिया। किसने? खारवेल ने जो है कि आपको जीत लिया, है ना। खारवेल ने जीत लिया, जो महापद्म नंद कलिंग विजय के बाद जो है कि क्या किया था? लूट के लाया था। मतलब कहने का मतलब है कि वहां से जो मूर्ति लूट कर लाया था अपने विजय उपलक्ष्य में, वही मूर्ति को ही फिर से जो है कि आपको क्या कर लेता है? यहाँ से जीत कर ये अपने राज्य में जो है कि आपको लेकर चला जाता है। आ गया समझ में? अच्छा सर, महापद्मानंद भी किया था बहुत टाइम पहले, यही ना सर? अब क्या बोल रहे हैं हमको? आपका बातें समझ में नहीं आ रहा है। और वो महापद्मानंद बुक यहाँ खिला, पे बुक खुला है बुक। नहीं आप यहाँ लिखिए ना, यहाँ क्या बोल रहा है? यहाँ देखिए, यहाँ बोल रहा है कि इसने मगध पर आक्रमण कर जीन जो है कि आपको शीतलनाथ की मूर्ति को जीता था, जो महापद्म नंद कलिंग से जो है कि क्या लेकर आया था? महापद्म नंद जो है कि आपको कलिंग पर जब अधिकार किया था, नंद वंश का शासक था, उसने जो है कि अधिकार किया था, उसके समय जो है कि आपको लेकर आता है। सुनिएगा, यहाँ पर फिर गैप
फैक्ट यहाँ पर गलती दिया है। जो महापद्म नंद कलिंग से जो है कि आपको जीत कर लाता है, महापद्म नंद कलिंग से थोड़ी ना जीत के लाता है, ये महापद्म नंद नंद वंश का शासक रहता है ना, नंद वंश का शासक रहता है। उसके समय जो है कलिंग पर जो है कि आपको हल्का लूट किया जाता है, वहां से जो लूटा हुआ धन रहता है, मूर्ति रहता है, यही मूर्ति को फिर से जो है कि आपको जीत के जो है कि आपको लेकर जाता है कौन, खारवेल जो है कि लेकर चला जाता है। और ये किस धर्म का अनुदायी था खारवेल, ये जैन धर्म का जो है कि अनुदायी रहता है, ठीक ना, जैन धर्म का। आते हैं मौर्योत्तर काल। अब इसके बाद देखिएगा मौर्योत्तर, मौर्य काल के बाद जो है कि मौर्योत्तर काल, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कई छोटे छोटे राज्यों में क्या हो जाएगा, टूटेगा। कौन टूटेगा, मौर्य काल जो है कि छोटे छोटे राज्यों में जो है कि आपको टूटेगा। जम्मू कश्मीर में कलिंग, कलिंग जो है कि पाकिस्तान में, अफगानिस्तान के क्षेत्र में जो है। कलिंग सर उड़ीसा में है ना सर? सॉरी, अफगानिस्तान कहाँ चल गए, सॉरी, हमको जो है कि अफगानिस्तान वाला लग गया है ना। कलिंग जो है कि उड़ीसा का क्षेत्र में, कलिंग उड़ीसा का पूरा नाम ही कलिंग है। कलिंग जो है कि आपको उड़ीसा का क्षेत्र, उड़ीसा। क्या कितना अभिलेख टोटल, क्या अभिलेख कितना है सर टोटल? 14 को जो है कि शिलालेख ना है, अभिलेखों की संख्या तो लगभग बहुत सारा जो है कि आपको बताया गया, 85,000 जो है कि आपको बताया गया, 80,000 सॉरी, है ना, 84 ना, जिसमें से 84,000 था, वही जो है कि आपको समथिंग था, उसी में से 84 और 84,000 स्तूप था। तो अभिलेखों की संख्या भी जो है कि बहुत सारा जो है कि आपको होगा, है ना, थोड़ा बहुत अभिलेख नहीं होगा, बहुत सारा जो है कि अभिलेख जो है कि आपको होगा। उसमें से गिना चुना जो है कि अभिलेखों के बारे में जो है कि आपको पढ़ना है, जो किस राजा से संबंधित होने वाला है, कौन सा अभिलेख, ठीक ना, कौन सा अभिलेख। आगे आते हैं, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद छोटे छोटे राज्यों में जो है कि आपको टूटकर उदय हुआ, और इसे जो है कि आपको, है ना, इसका लाभ उठाकर जो है कि कई विदेशी वंश जो है कि क्या किया, भारत मध्य एशिया पर क्या कर दिया, आक्रमण जो है कि कर दिया। जब सत्ता कमजोर होने लगेगा तब जो है कि विदेशी राज्य क्या कर देगा, भारत में आक्रमण कर लेगा। आप ही जो है कि अभी सम्मिलित रूप से रहिएगा तो कोई आक्रमण नहीं करेगा, आप ही अकेले अकेले हो जाएगा तो सबका सब जो है कि आक्रमण करने का जो है कि प्रयास करेगा। इसी क्रम में होता क्या है, इसी क्रम में जब मौर्योत्तर काल जब चलता है तो उस समय छोटे छोटे राजवंशों में जो है कि राज्यों में टूट जाता है, शक्ति कम हो जाती है। कम शक्ति होने का फायदा उठाकर जो है कि विदेशी वंश जो है कि क्या करता है, मध्य एशिया भारत में जो है कि आपको आक्रमण जो है कि आपको करता है। और भारत आने वाला जो है कि विदेशी यात्री का क्रम की बात करेंगे, यही देखिएगा, पहले आएगा कौन आएगा, हिंद यूनानी आएगा। कौन आएगा, हिंद यूनानी। उसके बाद कब आएगा कौन, ग्रीक, ग्रीक आएगा। और उसके बाद तब बैक्ट्रियन शासक जो आएगा। ये तीनों में से जो है कि आपको, ये जो है कि आपको तीनों जो है कि एक ही कहलाते हैं, मतलब हिंद यूनानी को ही बैक्ट्रियन कहते हैं या ग्रीक जो है कि आपको कहते हैं। और सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले हिंद यूनानी आया या ग्रीक आया या बैक्ट्रियन जो है कि आपको आए थे। तो पहला आ गया हिंद यूनानी, उसके बाद तब दूसरा कौन आएगा, दूसरा आएगा शक आएगा। कौन आएगा, शक आएगा। तीसरा नंबर का कौन आएगा, पल्लव आएगा। चौथा नंबर का कौन आएगा, कुषाण जो है कि आपको आएगा। कौन आएगा, कुषाण जो है कि आपको आएगा। तो पहला हिंद यूनानी हुआ, दूसरा शक हुआ, तीसरा पल्लव हुआ, और चौथा कौन हुआ, चौथा जो है कि आपको कुषाण जो है कि आपको हुआ, ठीक है। और हिंद यूनानी को ही जो है कि आपको क्या कहते हैं, ग्रीक कहते हैं। ग्रीक शासक या बैक्ट्रियन जो है कि आपको शासक जो है कि आपको कहा जाता है। हाँ बोलिए, अब क्या बोल रहे हैं सर? ये सब आक्रमणकारी है। हाँ आक्रमणकारी है, सब आक्रमणकारी, ठीक ना, भारत में आक्रमण किया, विदेशी आक्रमणकारी, ठीक ना। आगे चलते हैं। भारत पर सबसे पहले जो है कि आक्रमण बैक्ट्रियन शासक जो है कि आपको किसके द्वारा किया गया, बैक्ट्रियन शासक किसके द्वारा, डेमेट्रियस प्रथम के द्वारा जो है कि आपको किया गया। किसके द्वारा किया गया, डेमेट्रियस जो है कि आपको प्रथम के द्वारा जो है कि आपको किया गया। लेकिन इसने जो है कि भारत पर आक्रमण किया और अफगानिस्तान और पंजाब और सिंध को जो है कि आपको जीत दिया। कब जीता था अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध को? 190 बीसी, 190 बीसी में जो है कि आपको जीता था। डेमेट्रियस शासक का क्या नाम था? अच्छा, डेमेट्रियस, ये बैक्ट्रियाई शासक का नाम था, डेमेट्रियस प्रथम जो है कि आपको था, है ना। चलिएगा, और इसने अपनी राजधानी को बात करेंगे, इसने अपनी राजधानी को क्या बनाया था, साकल। वर्तमान की स्थिति को देखिएगा तो कहाँ देखने को मिलेगा वर्तमान में, सियालकोट में। कहाँ पे, सियालकोट साकल में जो है कि आपको अपनी राजधानी को जो है कि आपको बनाता है। मतलब उस समय पंजाब प्रांत के जो है कि अभी जो है कि आपको सियालकोट जो है कि अभी बॉर्डर पे पड़ेगा, पाकिस्तान बॉर्डर पे जो है कि आपको होगा, है ना। आगे चलते हैं। अगला इसका प्रमुख शासक की बात करेंगे। इसका प्रमुख शासक कौन था, मिनांडर था। और मिनांडर या मिलंद जो है कि इसका प्रमुख जो है कि आपको शासक रहता है। और नागसेन और मिनांडर का प्रश्न और उत्तर का संकलन ही कौन सा पुस्तक कहलाता है, बताइए। मिलिंद पन्हो जो है कि आपको कहलाता है। और मिलिंद पन्हो का रचयिता कौन,
नागसेन। नागसेन। नागसेन के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया था, मिलिंद पन्हो को नागसेन के द्वारा लिखा गया था, है ना। और जिसने जो है कि आपको इसके बाद जो है कि कौन सा धर्म को अपना लेता है मिनांडर? बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म को जो है कि आपको अपना लेता है मिनांडर, जो है कि बौद्ध धर्म को अपना लेता है। प्रभाव क्या पड़ता है? भारत में आक्रमणकारी होते हैं, उसके बाद क्या क्या प्रभाव पड़ता है जरा देखिएगा। इसके बाद प्रभाव की बात करेंगे। प्रभाव में सबसे पहले भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का जो है कि आपको जारी किया जाता है। किसका सिक्का जारी किया जाता है? सोने का सिक्का। सोने का सिक्का पूछता है कि सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया था? तो हिंद यूनानी शासक या बैक्ट्रियाई शासकों के द्वारा जो है कि आपको बैक्ट्रियाई शासकों के द्वारा जो है कि आपको सोने का सिक्का जारी किया गया था। तो सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया था? हिंद यूनानी। किसके द्वारा? हिंदी यूनानी। हिंदी यूनानी या बैक्ट्रियाई शासकों के द्वारा सोने का सिक्का को जारी किया जाता है। ठीक है, यह प्रथम शासक था जिसने जो है कि आपको सिक्के के काल एवं राजा की जो है कि आपको निश्चित जो है कि जानकारी जो है कि आपको मिलती है, राजा के बारे में निश्चित जानकारी मिलती है। ठीक ना। गंधार कला का विकास इसी समय जो है कि आपको होता है। कौन सा कला का विकास? गंधार कला का विकास। ये गंधार कला की बात करेंगे, ये भारतीय कला भी इसमें समाहित था और ग्रीक और हिंद यूनानी की भी कला जो है कि आपको मिलाकर बनता है। मतलब ये भारत के साथ साथ जो है कि आपको विदेशी आक्रमणकारी आए, इसकी कला, दोनों की कला को मिला देंगे। यही कला क्या कहलाया? यही कला है गंधार कला है ना। गंधार कला है। कौन कौन कला है इसमें? भारतीय कला और एक और कौन सा कला है? और एक यूनानी। चलेगा, एक जो है कि ग्रीक या हिंद जो है कि यूनानी कला जो है कि मिलकर जो है कि गंधार कला का उदय हुआ। और इसमें यूनानियों ने भारतीय एवं जो है कि आपको, है ना, हेलेनिस्टिक काल का जो है कि आपको, हेलेनिस्टिक काल का जो है कि आपको कितना, तो ये 37 जो है कि परिचय जो है कि आपको करवाया है ना, परिचय करवाया। और उसके बाद जो है कि आपको किसका, तो गंधार कला के रूप में जो है कि आपको जाना गया। और इसमें जो है कि नाट्य कला का भी जो है कि आपको क्या किया गया, नाट्य कला का भी पर्दा का प्रचलन जो है कि आपको किया गया था। तो हिंद यूनानी गया। अब आएगा कौन? दूसरा नंबर का आएगा शक आएगा। कौन आएगा? शक जो है कि आपको आएगा। यूनानियों के बाद हिंद, हाँ बोलिए। नहीं सर, बोले शक। अच्छा ठीक, शक जो है कि आपको आएगा। यूनानियों के बाद जो है कि आपको कौन आया? भारत। मध्य एशिया में जो है कि शक जो है कि आपको आते हैं। शक ने भारत पर आक्रमण किया और जो है कि यहाँ पर ये किसकी खोज के लिए आया था? शकों के द्वारा किसकी खोज के लिए आया गया? चारागाहों की खोज के लिए जो है कि आपको आया गया था। और शकों की 5 शाखा थी, जिसमें सबसे प्राचीन शाखा की बात करेंगे। कौन सी शाखा थी प्राचीनतम? पश्चिमी शाखा। पश्चिमी जो है कि आपको शाखा सबसे प्राचीनतम जो है कि आपको शाखा जो है कि आप जानवर वाला सर। और चारागाह मवेशी का खाने वाला है ना, वही चारागाह। हाँ, चारागाह मवेशी का खाने वाला चारागाह है ना, इसकी खोज के लिए आया था। इस शाखा का प्रमुख जो है कि शासक की बात करेंगे। शक शासक कौन था? इस शाखा का प्रमुख शासक पश्चिमी शाखा का रुद्रदामन था। कौन था? रुद्रदामन था। आइएगा, इसने जो है कि रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जो है कि आपको जीर्णोद्धार जो है कि आपको करवाया था। ये सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय, जो मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के समय सुदर्शन झील का जो है कि निर्माण करवाया गया था। वही सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार का मतलब क्या होता है? इसका मरम्मत करवा के फिर से इसको चालू करवाना। ये चालू करवाने का काम किसने करवाया था? रुद्रदामन। रुद्रदामन ने जो है कि आपको चालू करवाया था। और इसने संस्कृत में पहला अभिलेख, कौन सा अभिलेख जो है कि जारी किया था? संस्कृत भाषा में। जूनागढ़। याद रखिएगा, पूछेगा संस्कृत भाषा में पहला अभिलेख कौन सा? जूनागढ़। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? रुद्रदामन से। रुद्रदामन से जो है कि आपको संबंधित होने वाला है, जो भारत का पहला संस्कृत अभिलेख था। तथा इसी अभिलेख से, है ना, किसी वंश की जानकारी जो है कि आपको मिलती है। तो किस वंश की जानकारी मिलती है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मौर्य वंश की जो है कि हमें जानकारी देखने को मिल जाएगी। किस वंश की? मौर्य वंश की जानकारी जो है कि आपको देखने को मिल जाएगी। ये संस्कृत भी जानता था। हाँ, शक जो है कि लेकिन संस्कृत लैंग्वेज में लेकिन आया होगा तो यहाँ संस्कृत भाषा जानकार होगा, इसी से जो है कि निर्माण करवाया होगा। संस्कृत भाषा का यहाँ पर लिखा हुआ है, तभी तो इसका जानकारी मिलता है। उज्जैन में एक जो है कि अस्थाई राजा, उज्जैन का एक जो है कि स्थानीय राजा था, जिसने शकों को क्या किया था? शकों को पराजित किया था। तो पूछेगा शकों को पराजित करने वाला राजा कहाँ का था? उज्जैन का एक स्थानीय राजा था, लोकल राजा था, जिसने किसको पराजित किया था? शकों को पराजित किया था। तथा इसके उपलक्ष्य में अपना नाम बदल कर जो है कि आपको किसका नाम दिया था? विक्रमादित्य।
विक्रमादित्य की उपाधि जो है कि आपको ली थी, और यहीं से विक्रमादित्य की उपाधि जो है कि आपको लेता है, और साथ साथ विक्रम संवत की शुरुआत जो है कि आपको करता है। कब करता है विक्रम संवत की शुरुआत? 58 BC में। 58 BC में जो है कि आपको करता है, और यह जो है कि आपको कैलेंडर जो है कि आपको जारी करता है। बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। शक के बाद कौन आएगा अब तीसरा उज्जैन नंबर में का? सर किसको पराजित किया? उज्जैन का राजा का नाम नहीं, लोक राजा था, स्थानीय राजा। बोले ना छोटे छोटे टुकड़ा में जो है कि टूटता है ना। उज्जैन का एक राजा को शकों ने जो है कि आपको पराजित जो है कि आपको करता है ना। इस सब में सर कोई होता है ना जो कि शुंग वंश का कोई था ना सर, ये उसी को शायद ये और रुद्रदामन उसका मार राजा का दिया। नाम याद नहीं है, फिर देखना पड़ेगा राजा का नाम, फिर देख के बता देंगे, क्लास खत्म होने दीजिए तो विक्रमादित्य की उपाधि कौन लिया सर? शक के राजा खारवेल। रुद्र सिंह तृतीय था क्या? अच्छा, रुद्र सिंह तृतीय, हाँ वही था। उज्जैन का राजा जो कौन था? रुद्र सिंह तृतीय था, है ना। और ये सब रुद्र मुकुट था, सिंह तृतीय कुछ स्टोरी देखे थे। तृतीय जो है कि आपको रहता है। बिल्कुल सही, यही रहता है, नाम याद आ गया, रुद्र सिंह तृतीय रहता है। यही जो है किसको हरा देता है? उज्जैन का स्थानीय राजा शकों को पराजित करता है। शक राजाओं को जो है कि आपको हरा देता है ना। शक राजा को जो है कि आपको हरा देता है। तो हराने और के यही जो बाद है कि आप, सर ये हाँ, ये हराने विक्रमादित्य के बाद जो है कि किसका उपाधि? हराने के बाद जो है कि राजा जो है कि विक्रमादित्य की उपाधि जो है कि आपको लेता है ना। और ठीक साथ है साथ सर। जो है कि विक्रम संवत को भी चलाता है, जो 58 BC में चलेगा। कब चलेगा विक्रम संवत? 58 58 BC में चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आ रहा है ना? एक मिनट। सर टाइम कुषाण, रुक जाए, इसको खत्म कर देते हैं, है ना। थोड़ा नीचे तक क्या पढ़ा दिक्कत दीजिए है? सर इस पेज को बस। 10 मिनट तक डिस्टर्ब तो हुआ है क्लास, है ना। सर 10 मिनट तक क्लास डिस्टर्ब तो हुआ लगा दिए होंगे। है ना। मेकअप करते हैं। है ना। उज्जैन का राजा था, है ना। उज्जैन का राजा था, ठीक है ना। यही जो है कि रुद्र सिंह तृतीय नाम था, है ना। है ना। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन था, है ना। रुद्रदामन था, जबकि प्रथम स्वतंत्र शासक थे कि आपको चिंतन थे। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं। पल्लव शासक जो है कि आपको आएगा, जिसको पार्थियन कहते हैं। इसकी राजधानी क्या थी? पल्लव की राजधानी शिला। कांचीपुरम। तक्षशिला इसकी राजधानी जो है कि आपको रहती है। और इसके प्रमुख शासक की बात करेंगे, कौन रहते हैं पल्लव का प्रमुख शासक? गोंदो फर्मिस। हाँ, गोल्ड जो है कि आपको, गोल्डो जो है कि आपको फर्निस जो है कि इसके प्रमुख शासक रहते हैं। और इसी के समय जो है कि आपको सेंट थॉमस की जो है कि आपको पादरी जो है कि आपको आता है, जो ईसाई थे। सेंट थॉमस पादरी आते हैं, जो कौन थे? ईसाई धर्म से संबंधित होते हैं। और इन्होंने भारत में प्रवेश किया और ईसाई धर्म का क्या किया? ईसाई धर्म का इन्होंने प्रचार जो है कि आपको किया था। कौन किया था? थॉमस पादरी। कौन किया था? थॉमस पादरी, सेंट थॉमस पादरी, ठीक है। और किस धर्म के लिए सेंट थॉमस पादरी? ईसाई धर्म के लिए। ईसाई धर्म के लिए जो है कि आपको होता है। उसके बाद अंतिम आएगा, कौन आएगा? कुषाण आएगा। कौन आएगा अब अंतिम? कुषाण आएगा। कौन आएगा? कुषाण जो है कि आपको पल्लव की अंतिम आएगा। राजधानी कांचीपुरम ना होगा? ये पता नहीं वो बहुत पल्लव है कि दूसरा है। ये अलग वाला है, वो अलग जो है कि आपको, ये पार्थियन पल्लव है, ये तक्षशिला वाला अच्छा, है ना। वही वो तो जो है कि सोच रहा अलग था। वाला होगा। आगे आएगा ठीक है कुषाण। कुषाण की बात कर लेते हैं। कुषाण के बारे में सुनिएगा। कुषाण की बात करेंगे, ये चीन के जो है कि आपको यूची और जो है कि आपको तोखरी जाति से संबंधित होते हैं। मतलब ये चाइना का जो है कि आपको होने वाला है। कौन? कुषाण जो है कि कहाँ से होने वाला है? चाइना से होने वाला है। चाइना। कौन कौन जो है कि जाति से संबंधित होगा? यूची और तोसली। तोसरी। हाँ, टोकरी यूची, टोकरी और जो टोकरी। है कि यूची जो है कि आपको जाति से संबंधित होने वाले थे। और यह जो है कि मध्य एशिया से कहाँ प्रवेश लिए थे? मध्य एशिया से भारत में जो है कि आपको प्रवेश करते थे। और ये जो है कि आपको 5 कुलों में विभाजित था, विभाजित हो गया था, जिसमें से प्रमुख जो है कि आपको, सबसे प्रमुख कौन था? सबसे प्रमुख जो है कि आपको कुषाण था। जब कुषाण जो है कि आपको आता है, कुषाण वंश की बात करेंगे, इसकी स्थापना, संस्थापक कौन करता है कुषाण का? कुजुल कटफिसेस। कुजुल कटफिसेस जो है कि आपको करता है ना। कुजुल कटफिसेस जो है कि आपको संस्थापक रहता है। और इस वंश का सबसे प्रमुख जो है कि आपको शासक की बात करेंगे, प्रमुख शासक कौन रहता है? प्रमुख शासक कनिष्क ना सर? कनिष्क। कनिष्क रहता है, बिल्कुल सही है, कनिष्क रहता है। देखिएगा क्या लिखा है। दूसरा शासक की बात करेंगे, बिम कटफिसेस होता है। क्या रहता है? बिम कटफिसेस दूसरा शासक रहता है। कौन सा धर्म को अपनाता है बिम कटफिसेस? शैव धर्म।
शैव धर्म को जो है कि अपनाता है, शिव जी को जो है कि आपको मानता है, भीम कटफिसेस जो है कि आपको शैव धर्म को जो है कि आपको अपनाता है। और सर्वप्रथम कुषाणों ने जो है कि किसके सिक्का, कुषाणों ने जो है कि सोने का सिक्का में भीम कटफिसेस शासक ने जो है कि आपको जारी किया। तो कुषाणों का वह शासक कौन था जिसने सोने का सिक्का को जारी किया था? भीम का भीम कटफिसेस ने जो है कि आपको सोने का सिक्का को जारी किया था, है ना? जारी किए, यही ना सर? हाँ, दूसरा पहले हिंद यूनानी कर दिया, हिंद यूनानी के बाद जो है कि कुषाण का शासक कौन किया? भीम कटफिसेस किया, जो दूसरा नंबर का शासक जो है कि आपको हुआ, है ना? पहला सर कुजुल कटफिसेस होगा ना इस वंश के शासक? हाँ, कुजुल कटफिसेस जो है कि आपको संस्थापक था, संस्थापक के बाद दूसरा नंबर का शासक कौन बना? भीम कटफिसेस बना, जो है कि आपको सोने का सिक्का जो है कि आपको जारी किया। और इस वंश का प्रमुख शासक की बात करेंगे, प्रमुख शासक कौन था? कनिष्क जो है कि आपको हुआ, जो प्रमुख जो है कि आपको शासक हुआ। और इसकी राजधानी की बात करेंगे, अपनी राजधानी को कहाँ बनाया था कनिष्क ने? पुरुषपुर या पेशावर में अपनी राजधानी को बनाया था। कहाँ बनाया था? पुरुषपुर या पेशावर में अपनी राजधानी को बनाया था। और कुषाणों की द्वितीय राजधानी की बात करेंगे, सेकंड नंबर की राजधानी कहाँ थी? सेकंड नंबर की राजधानी मथुरा में जो है कि आपको दूसरी राजधानी जो है कि आपको होती है। और कनिष्क ने 78 ईस्वी में शासक बनने के उपलक्ष्य में इसने कैलेंडर को चालू करवाया था। कौन सा कैलेंडर? शक संवत। कौन सा कैलेंडर? शक संवत को चलाया था। और शक संवत को किसने चालू करवाया? कनिष्क ने करवाया। कब करवाया था शक संवत को चालू कनिष्क ने? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में जो है कि आपको चालू करवाया। और इसका प्रयोग जो है कि राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में भारत सरकार जो है कि आपको अभी भी कर रही है। शक संवत का प्रयोग जो है कि आपको किया है। और इसने रेशम मार्ग पर नियंत्रण जो है कि आपको रखने वाला कुषाणों का जो है कि शासक कौन था? रेशम मार्ग पर जो नियंत्रण रखता था कौन था? कनिष्क जो है आपको था। कौन था? कनिष्क जो है कि आपको था। कनिष्क या फिर ये कौन सा कैलेंडर सर? अभी कौन सा कैलेंडर? अभी जो है कि आपको कौन सा कैलेंडर जो है कि आपको चल रहा है? सॉरी, भारत सरकार बोल दी है ना, ग्रेगोरियन कैलेंडर अभी जो है कि आपको चल रहा है ना? ये जो है कि आपको शक संवत जो है कि आपको शक, है ना? ये जो है कि आपको कौन सा कैलेंडर चलाता है? शक संवत जो है कि आपको चलाता है ना? और वो जो है कि विक्रम संवत के आधार पर जो है कि आपको चलता है, हाँ, विक्रम संवत के आधार पर जो है कि आपको चलता है। अब इसके बाद कौन आएगा? अब आएगा गुप्त साम्राज्य। ये गुप्त साम्राज्य से हम लोग जो है कि आपको कल से देख लेंगे। गुप्त साम्राज्य को जो है कि आपको देख लेंगे कल से, है ना? कितना नंबर तक पहुंच गए? 37 तक पहुंच गए। 10 गो और पेज इसमें बचा हुआ है। आप जब तक केमिस्ट्री का नोट्स भी नहीं बना, है ना? बीच में एक दिन रिवीजन करके पूरा छुट्टी देंगे, उस दिन पूरा बैठ के नोट्स बनाएंगे, तभी हो पाएगा। बना रहे हाँ, तो आपका वाला बात थोड़ी ना आप लोग की तरह हमरा हाथे से बनाना पड़ता।